जैसे आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। जैसे कल हमने प्रजनन के संबंध में जैसे जानकारी ली थी, जो अपना प्रजनन प्रबंधन कैसे करना है, तो आज इसी एस्पेक्ट के जैसे आगे चल के हम देखेंगे जो बकरियों में जैसे पोषण प्रबंधन हमें कैसे करना है। जैसे हमने कल 4 पिलर की बात की थी, प्रबंधन के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे ब्रीडिंग है, हाउसिंग है, फीडिंग है और एक होता है हेल्थ एस्पेक्ट, यानी कि उनका जो बकरियों में जो स्वास्थ्य की जैसे प्रबंधन करना है उसके बारे में जैसे हमने देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे बकरियों में जो पोषण की बात आती है, जैसे बकरियों को किस स्टेज की बकरी है, उसको क्या खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों में हमें कैसे प्रबंधन करना है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमें एक तो पता है जैसे अपने बकरी अपने कौन से भी जानवर की बात करेंगे, चाहे गाय हो, भैंस हो या भेड़ हो, बकरी हो, तो उसमें ज़्यादातर जैसे 60% जो कॉस्ट है, लगभग 60 से लेकर 65% की जो कॉस्ट होती है ये ओनली फीड पे लगती है। जो हम जैसे उनके जो भी खर्चा करेंगे अपने फार्म पे, उसमें से जो अपनी लागत लगेगी वो लगभग 60% यानी 60% जो लागत है अकेले जैसे फीड पे लगती है। तो यदि हम जैसे हमारे पास अपने ब्रीडिंग अच्छा किया लेकिन फीडिंग उनका प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी अपने आगे जाके उसमें कई जैसे दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो आज हम जैसे बात करेंगे फीडिंग का, जैसे पोषण प्रबंधन हमें बकरियों में कैसे करना चाहिए। तो जैसे हम बात करेंगे जैसे बकरियों के लिए जैसे पोषण की, जैसे कोई भी पशु हो अपने फार्म पे, तो उनके लिए हम पोषण की पहले बात करते हैं। तो पहले जैसे कुछ उसमें आवश्यक तत्व होते हैं कि जिसको हम पहले देखते हैं। जैसे पानी की बात करेंगे, पानी यानी कि हमें तो पता है ये तो एक सस्ता होता है, अपने पास पानी सस्ता अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसमें कई दिक्कत, जैसे इसको हम अच्छे से नहीं देखते या गंदा पानी पिलाते हैं, या कई बार हो जाता है उसमें फंगस आई है, कई बार होता है ज़्यादा शैवाल है उसमें, तो उसकी वजह से भी जैसे पॉइजनिंग होता है। तो कई बार होते हैं, नाइट्रेट की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा नाइट्रेट होने की वजह से भी बकरियों में कई बार दिक्कत है। एक तो शीप है, वो कई बार क्लोराइड की, नाइट्रेट की लेवल थोड़ा जैसे उसको करेगी, जैसे हम बोलते हैं टॉलरेट करेगी, लेकिन बकरियों में ये नहीं होता। कई बार बकरियों में जैसे ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो हम पानी की बात करेंगे। पानी, एक तो पानी की बात करने के पहले जैसे इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी हम फार्म अपना बकरियों का जैसे लगाएंगे, वह एक तो पानी की अवेलेबिलिटी हो, जैसे स्वच्छ हो, ताज़ा हो और पूरे दिन भर उनको जैसे पानी सही मात्रा में अवेलेबल हो। फिर हम बात करते हैं जैसे प्रोटीन की। जैसे कोई भी जैसे अपनी जैसे इंडस्ट्री है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, इनमें एक तो जैसे अपने प्रोटीन की मात्रा पे अपने निर्भर करता है, वो आगे जाके उसकी ग्रोथ कैसे होगी, सही मायने में वो बढ़ पाएगा, वृद्धि कैसे होगी, विकास कैसा होगा। तो हमें प्रोटीन की बात करेंगे। फिर इसमें होता है वसा, जैसे फैट बोलते हैं। फैट जैसे अपने अलग अलग हम केक खिलाते हैं, ऑयल केक, यानी कि बिनोले की खल होती है या मूंगफली की खल होती है अपने पास, वो उसका कितना परसेंटेज अपने दाने का मिश्रण जो बनाएंगे उसमें कितना मिश्रण होना चाहिए, तो इसकी भी हम बात करेंगे। फिर एक होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये जो एनर्जी पैदा करता है। जैसे फैट की हम बात करेंगे तो उससे फैट जो जैसे एनिमल में फैट बढ़ेगी, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो इसका एकमात्र काम है जैसे एनर्जी देना। तो एनर्जी जहाँ जहाँ काम में आती है तो ये एनर्जी का काम करता है। और जो एक्स्ट्रा हम कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं, यानी कर्बोदके होते हैं, वो एक्स्ट्रा हम खिलाते हैं तो उसका फैट में कन्वर्जन होता है, आगे जाके वो बॉडी में जैसे फैट में वसा के रूप में जैसे ये स्टोर हो जाती है बॉडी में। फिर हम बात करेंगे मिनरल मिक्सचर कब देना है, कितना खिलाना है उसको, मिनरल मिक्सचर का रोल क्या होता है, उसका न खिलाने के हमें जैसे फ़ायदे नहीं होते, कई बार हम खिलाते नहीं तो फ़ायदे नहीं मिलते, तो इसकी भी हम बात करेंगे। विटामिन्स की बात करेंगे, कौन से विटामिन जैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की हम इसमें बात करेंगे। तो जैसे हमें पता है जैसे कोई भी जैसे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ये जैसे जुगाली करने वाले जानवर हैं, यानी कि इनमें जो उसका जो अपना जैसे पेट होता है वो अपने आदमी की हम बात करेंगे या जैसे अपने कुत्ते की बात करेंगे तो इनमें सिंपल स्टमक होता है, यानी कि एक ही पेट होता है। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे भेड़ बकरी की बात करते हैं तो इसमें पेट के 4 कप्पे होते हैं, जैसे अमाशय के 4 कंपार्टमेंट होते हैं। उसको हम बोलते हैं जैसे पहला जो कप्पा होता है वो रूमेन होता है, जो भी वो माइक्रोबायोलॉजिकल जैसे जो भी फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, वो रूमेन में होता है। दूसरा कप्पा होता है रेटिकुलम, फिर होता है जैसे ओमैसम और एक होता है अबोमैसम। ये जैसे पेट के 4 कप्पे होते हैं। तो जैसे अपने जो जैसे फाइबर जो हम पचा नहीं सकते, वो बकरी जैसे रूमेन होने की वजह से ये अच्छे से पचा सकते हैं। तो हमें एक तो पहले पता करना है इनमें जैसे पेट के जो है जैसे 4 कंपार्टमेंट होते हैं और इनका जो रूमेन है वो एक किण्वन वश
जैसे किण्वन की प्रक्रिया जैसे होती है अपने दूध का दही होना, उस तरह से काम करता है। उनमें अलग अलग टाइप के जीवाणु होते हैं जो उनको बेनिफिशियल यानी कि अच्छा इफेक्ट इसमें पैदा करते हैं। तो हम आगे जाके जैसे बात करेंगे भोजन की आदत, बकरियों की हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे ये जैसे बकरियां चरने की बजाय, जैसे भेड़ की बात करेंगे वो तो भेड़ तो अपने ग्राउंड लेवल पे चर जाती है, जैसे जो भी छोटी छोटी घास होगी वो भेड़ अच्छे से खा लेगी। लेकिन बकरियों की हम बात करेंगे तो बकरियों में इनको तो एक तो पेड़ से खाना ही पसंद करती है ज़्यादा, कि हम बोलते हैं जैसे मैंने अच्छा घास लगाया है लेकिन वो बकरियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, सही मायने में अपनी बकरी बढ़ नहीं रही है, तो इसके लिए हमें कोशिश कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ पौधे हैं जैसे बाबुल है, सुबाबुल है या मोरिंगा जैसे हम बोलते हैं, ड्रम स्टिक जिसको सेंजना बोलते हैं, तो सेंजने के भी इससे लाभ है। सेंजने में क्या होता है, ज़्यादातर मिनरल्स विटामिन जो भी बकरियों के लिए जो लगता है अपने पोषण, तो उसमें सेंजने में अच्छी तरह से है। तो हम अच्छी तरह से जैसे 12x6 पे सेंजना जो पौधा होता है अपने, एक आपने देखा होगा फार्म पे भी है, तो उसको लगाओगे हम अपने फार्म पे 6x12 का लगा के, उसमें बीच में हम अलग दूसरी क्रॉप लगा के भी इसको हम अच्छे से रख सकते हैं और उसको बकरियों को जैसे चारे के रूप में उसकी जो फली आएगी, पत्ते रहेंगे, उसका भी हम खिलाने के लिए काम में ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे इनका जो बेरीज़ होती है अलग अलग, ये ज़्यादा खाना पसंद करती है, जो भी छोटी छोटी बेरीज़ रहेगी, जैसे जामुन है, जामुन के पत्ते भी हम इनको बकरियों को अच्छे से खिला के, जामुन में क्या है एक अलग टाइप के जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो भी इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कई बार अपनी बकरी तनाव में आती है तो उसको कम करने के लिए भी ये जामुन के पत्ते काम करते हैं। तो हमें जामुन के पत्ते भी इनमें बकरी के इसमें आहार में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपने पास कई नई बाउंड्री जैसे फेंस होता है, उसमें कुछ जामुन के पौधे लगाओ, जैसे आजकल अलग अलग वैरायटी आ रही है, कम समय में ज़्यादा जैसे बड़ी हो जाती है और हमें अच्छे जैसे उसका जो खिलाने के लिए पत्ते भी हमें मिल जाते हैं। फिर जैसे स्वाद की बात करेंगे, इनके अलग अलग स्वाद, ये नहीं कि एक ही प्रेफर करती है, इनमें अलग अलग स्वाद होते हैं। कौन सा भी जैसे अलग अलग टाइप का पौधा हो ये बकरी द्वारा प्रेफर किया जाता है। फिर जैसे चयनात्मक कई बार हो जाता है जो सिलेक्टेड इसको ही ज़्यादा खा लेती है, जो भी मान लो जामुन के पत्ते होंगे, सेजने के पत्ते होंगे, ये उसी को ज़्यादा खाने की ये करते हैं। कई बार जैसे मक्खी हम ये करेंगे तो वो कम मात्रा में लेगी, तो हमें ये भी यहाँ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर एक होता है जैसे अन्य जानवर जो भी हो गए, उन्होंने यदि कोई बिगाड़ा होता है, उन्होंने यदि गंदगी की है तो एक तो वहाँ बैठना भी पसंद नहीं करेगी, जो भी बकरी होगी अपनी, वो वहाँ गंदे जगह पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और एक होता है गंदी जगह, जैसे गंदी जगह से जैसे कई बार हो जाता है दूसरे बकरे जाके मान लो अपने जो खुरलियाँ होती है उनकी, हम सही तरह से उसको अरेंज नहीं करते या उसको जहाँ अपने रॉड लगाने हैं, पाइप लगाने हैं वो लगाते नहीं, तो क्या करते हैं बाकी के जो बकरी आएगी उसमें छोटे बच्चे रहेंगे, वो अंदर जाएंगे अलग अलग, यदि हम उनकी कैटेगरी अलग नहीं करते तो छोटे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, उसमें गंदा करेंगे और वो गंदा किया हुआ बकरी बिल्कुल खाएगी नहीं। आप कितना भी फिर उनमें अच्छा ला के डाल दो फिर भी बकरी खाएगी नहीं। तो हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए, इसके हिसाब से हमें खुरलियों का उसका जो जिसको हम मैंजर बोलते हैं, तो उसका भी हमें उस तरह से उनका व्यवस्थापन करना चाहिए। कि जैसे झाड़ियों की अलग अलग झाड़ जैसे पत्ते एक खाना पसंद करते हैं, घास में हम देखेंगे जैसे अपने बरसीम है, लूसन है, ये भी है, अच्छी तरह से हम इसको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए इनमें बकरियों में दे सकते हैं। फिर जैसे दाने और तेल के जो भी अपने ऑयल सीड के जो केक रहेंगे, अपने बिनौले की खल है, बिनौले की खल खिलाते समय ये ध्यान रखो, जैसे अपने कॉटन की जो केक होती है वो कोशिश करो कि अपने जो ब्रीडिंग के लिए बकरे रखे हैं तो उनको मत खिलाओ। ब्रीडिंग के लिए हम बकरे रखते हैं, उनके लिए हम बिनौले की या जैसे कॉटन की सीड केक खिलाएंगे तो इसमें गॉसिफॉल नाम का एक टॉक्सिक फैक्टर होता है। गॉसिफॉल यानी कि एक उसमें केमिकल होता है, तो उसके वजह से क्या होगा, इनमें जैसे वो ग्रोथ होनी चाहिए या प्रोडक्टिव जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उनकी, वो भी कई बार हैम्पर हो जाती है। तो आगे जाके उनका प्रजनन अच्छी तरह से नहीं होगा, और प्रजनन यानी कि ट्विनिंग ट्रिपलेट होने में भी कई पैदा होगी, कई बार बच्चा पैदा होगा लेकिन उसमें कोई समस्या होगी। तो उसमें हमें कोशिश कर लो जो बिनौले की खल है ब्रीडिंग बकरे को मत खिलाओ, जैसे जो प्रजनन के लिए अपने बकरा रखा है उसको मत खिलाओ, बाकी बकरियों को हम अच्छी तरह से खिला सकते हैं। ये बकरी की बात नहीं, भेड़ में, गाय भैंस में भी जो अपने प्रजनन के लिए जो भी अपना सांड रखा है उनको भी ये खिलाना नहीं चाहिए, जैसे बिनौले की खल की बात करेंगे। और बाकी गाय भैंस में आप अच्छे से इसको खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसमें ज़्यादा जैसे समस्या पैदा हो जाएगी। फिर एक होता है जैसे रेशेदार जो भी अपना फाइब्रस फीड होता है, ये अच्छी तरह से कन्वर्ट करती है, जैसे जो भी है। अब हम तुलना करेंगे तो गाय भैंस की तुलना करेंगे तो ड्राई मैटर जो रिक्वायरमेंट है बकरी की वो ज़्यादा है। हम गाय भैंस की बात करते हैं 100 किलो के पीछे 3 किलो ड्राई मैटर लेती है,
जैसे गाय की बात ये करेंगे, लेकिन इसकी बात करेंगे हम भेड़ बकरी की, ये लगभग दूध देने वाली बकरी है, वो 5% के हिसाब से खाती है। यानी कि 100 किलो की बकरी है तो उसको 5 किलो हमें अलग से जैसे जो ड्राई मैटर है वो देना पड़ता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसको ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है कि बॉडी जो है इसकी छोटी होने की वजह से इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती, जैसे हम अच्छे से इसका प्रबंधन कर सकते हैं, कम इसमें भी ये पाल सकते हैं। फिर एक बात होती है जैसे खिलाने की, जैसे कोई इसके सटीक मानक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जैसे कम इसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे उसका मिक्सचर कैसे तैयार करना है ये आपको जैसे मैं बता के इसमें जैसे हम आगे जैसे उसका घर में भी इसको अच्छे से बना के उसको अपने बकरियों को खिला सकते हैं। जैसे हम बकरी का राशन की बात करेंगे तो एक होता है उसमें सूखा चारा, यानी कि ड्राई रफेजेस की बात करते हैं, इसमें हम दलहनी घास वाला जैसे हे होता है, जो भी घास होगा उसको हम रफेजेस यानी कि ड्राई के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। फिर होता है हरा चारा होता है, जिसमें हम ग्रीन रफेजेस की बात करते हैं, इसमें हरे चारे में आपकी मक्की रहेगी, बाजरी रहेगी, जो भी हरा चारा अपने फार्म पे अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के घास होते हैं वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दलहनी वाले फसलों की जैसे हरे चारे में हम देखेंगे दलहनी वाली फसल बरसी में है, लूसर्न है, जो भी है चौला है, अपना मटर है, उसका भी हम इसमें बकरियों में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अनाज की बात करेंगे उसमें नॉन लिग्यूमिनस पाउडर जो भी रहेगा अपना अनाज वाले जैसे ज्वार है, बाजरा है, उनको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे एक चारे की बात होती है, कई बार हम ये करते हैं अपने पास जैसे ज़्यादा चारा अवेलेबल है तो हम उसकी कटाई सही समय पे नहीं करते। तो कटाई सही समय पे न करने से क्या होता है, एक तो चारे का जैसे मूल्य जैसे परिपक्वता है उसके आधार पे उसकी कितना कंटेंट है, जैसे फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है। यदि हम सही स्टेज पे इसको कटाई करते हैं तो इसमें प्रोटीन हमें अच्छी तरह से मिलते हैं। अब हम थोड़ा लेट करेंगे, हम बोलते हैं कई बार कि 10-15 दिन बाद हम उसकी कटाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और अपना जो फाइबर की मात्रा है जो भी ड्राई है वो बढ़ने चालू हो जाता है। तो अपने जो भी घास लगाया है उसका जैसे समय पे कटाई करना ये भी जैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर चारे का सेवन, जैसे हम ज़्यादा जैसे कई बार मेरे कल ही जैसे कई किसान का फ़ोन आया था कि हमने जैसे ज्वार लगाई थी और सही समय पे उसकी कटाई नहीं की, अब वो बढ़ गई है और हमारी जैसे गाय भैंस है जो उसको खा नहीं रही है। तो मेन तो वो होता है जैसे ज़्यादा वो उसमें ड्राई होता जाएगा तो उसमें मात्रा जो है कम होने लगती है, जो भी प्रोटीन की मात्रा होगी, फाइबर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से अपने जो पशु है वो खाने में जैसे कम खाना चालू करते हैं, उसके कम जैसे खाएंगे फिर उसकी सेहत के जैसे सेटबैक हो जाता है और उसकी सेहत बिगड़ जाती है, तो उसमें भी हमें ध्यान देखना चाहिए। फिर जैसे जैसे उसमें फाइबर बढ़ता जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा और उसकी पाचन क्षमता है उस चारे की, जैसे जितना पचना चाहिए वो भी कई बार पचता नहीं। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि उसका जो हमें सही स्टेज के, जैसे हमने मक्की की बात करेंगे तो हम फ्लावरिंग स्टेज पे उसको काट के अपने जैसे फ्लावर निकालते समय उनको हम निकाल के जैसे काट के छोटे छोटे कुट्टी करके भी हम बकरियों को खिला सकते हैं। फिर जैसे सांद्र आहार की बात करेंगे जिसमें हम जैसे जैसे सांद्र आहार की बात करेंगे हम इसमें, तो इसमें कॉन्सनट्रेट फीड की, जैसे कॉन्सनट्रेट फीड की बात करेंगे तो इसमें होते हैं प्रोटीन युक्त जो भी तेल है, तेल के जो भी होते हैं उसकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में लगभग 45, इसमें प्रोटीन युक्त फीड जो होता है अलग अलग कैटेगरी में बटा जाता है। जैसे अलग अलग 4 कैटेगरी होते हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, फिर होता है कम प्रोटीन है, फिर आएगा जैसे उससे थोड़े कम, और एक होती है लोएस्ट कैटेगरी। जैसे इस 4 कैटेगरी में हम बांटते हैं तो पहला जो आएगा जिसमें ज़्यादा प्रोटीन रहेगा वो एक तो होता है उसमें मछली का बुरादा आएगा, आपको लगभग उसका 60 से लेकर 80% उसमें प्रोटीन पाई जाती है। वो भी हम अपने बकरी फार्म पे उसको जो मछली का बुरादा आता है यदि खिलाते हैं वो भी एक अच्छा जैसे आहार है। छोटे बच्चों में भी उसका हम इंक्लूजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उससे वजह से क्या होगा, फिश की बुरादा जो होगा तो उसकी वजह से प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी बन जाती है। कई बार दिक्कतें पैदा होती है, किसान का फ़ोन आता है, मैंने जैसे अपने मुर्गियों में 1 महीने वो फिश मिल ज़्यादा खिलाए, कई बार हो जाता है अंडे में भी वो महक चली जाती है। या गाय भैंस की बात करेंगे उनमें यदि ज़्यादा हम मात्रा इंक्लूड करते हैं तो कई बार दूध को भी वो स्मेल आती है, कई बार हमें वो दूध फेंकना पड़ता है। तो ये भी हमें बस ध्यान देना चाहिए, अलग जो उसका जैसे दूध है उस समय निकालते समय हमें कोशिश करनी चाहिए। कई बार एक यहाँ जैसे टर्म हम अपने यूज़ करते हैं साइलेज,
तो साइलेज यानी कि अचार बोना बोलते हैं। जो भी अपनी जवार रहेगी, मक्की रहेगी, उसको काट काट के हम जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके 45 दिन के लिए उसको ढक देते हैं और 45 दिन बाद उसको निकालते हैं, जैसे अचार की तरह हम उसको पशुओं को खिलाते हैं। कई बार उसकी वजह से भी अपने दूध में भी स्मेल आती है। तो ये है, हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। फिश मिल का जैसे खिलाते समय अपने ध्यान देना चाहिए। एक होता है इसमें सोयाबीन और ग्राउंडनट केक, यानी कि मूंगफली की जो छिलके होते हैं या उसका केक होता है, तो उसमें भी एक लगभग 40 से लेकर 42% तक जैसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन, यदि हम इसमें सोयाबीन को इंक्लूड करते हैं, सोयाबीन का जो केक होगा ऑयल केक, तो उसको भी ग्रोथ जल्दी तैयार होने में मदद करता है। तो इसको भी हम अपने ब्रीडिंग जैसे बकरायु इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हमें ऑयल सीड केक इसको सोयाबीन का खिला सकते हैं। फिर एक होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो। प्रोटीन की मात्रा कम यानी कि जैसे अपने इसकी बात करेंगे, जो भी अपने जवार रहेगी, जो भी अपने उनका अनाज होगा, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा उससे कम हो जाती है। या अपने लिग्यूमिनस पाउडर होगी, उनका जो ये रहेगा, दाना रहेगा, तो उसकी बात करेंगे तो उसकी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं उससे कम जिसमें होती है, तो उसमें जैसे अनाज वाली जो भी अपने फसल होगी, तो उनकी बात करते हैं। और सबसे कम पाई जाती है जैसे अपने स्ट्रॉ होता है, जो भी अपना कनक का है या उसका राइस का है पुआल, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा जैसे कम होते हैं। तो इसमें भी हम आगे जाके देखेंगे, इनको हम जैसे यूरिया की ट्रीटमेंट देके, यूरिया जैसे ट्रीटमेंट देके हम उसकी जो भी लाइफ है उसकी या पोषक वैल्यू है, पोषण वैल्यू है, वो उसको कैसे बढ़ाएंगे, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कैसे बढ़ाएंगे, तो ये भी हम आगे देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जैसे जो भी ऊर्जायुक्त, जैसे ऊर्जायुक्त मिश्रण होगा, इसमें हम दाने की बात करेंगे। जो भी दाना अपने पास अवेलेबल है उसको हम ऊर्जा के रूप में अपने बकरियों में खिला सकते हैं। फिर आता है कृषि, जैसे जो भी अपने औद्योगिक उत्पाद है। कई बार हो जाता है अपने पास ये राइस का, जैसे गेहूं का चोकर है, गेहूं को प्रोसेस करने के बाद जो चोकर आता है, तो यदि हम चोकर, जैसे कई बार होता है प्रेग्नेंट जो अपनी बकरी होती है, कई बार जो ब्याई हुई बकरी होती है, तो कई बार होती है कम खाती है। कम खाने की वजह से क्या होता है, उस समय भी कई दिक्कतें पैदा होती है। तो उसमें हमें चोकर उसको अच्छे से जैसे खिला सकते हैं। चोकर वो ज़्यादा प्रेफर करेगी, तो हम उस समय चोकर, जैसे गेहूं का चोकर है या राइस पॉलिश, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार हो जाता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जल्दी दाना चालू नहीं करते, दाना लेना चालू नहीं करते, तो उस समय भी हम थोड़ी थोड़ी इनको चोकर या जो भी राइस ब्रान है वो जैसे खिला सकते हैं, व्हीट ब्रान होगा। फिर हम बात करेंगे खनिज मिश्रण की। इसमें जो भी अलग अलग तत्व, जैसे कैल्शियम, जैसे उनका जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, फिर हम बात करके अपने सोडियम है, फास्फोरस है, पोटैश है, जैसे उनका भी थोड़ी मात्रा में इनको ज़रूरत पड़ते हैं। तो वो भी हमें अपने फीड जो बनाएंगे, हम 100 किलो का मान लो हम दाना बनाते हैं, तो उस समय कोशिश कर लो मार्केट से अच्छा जैसे मिनरल मिक्सचर है वो परचेस करके उसमें मिला दो, और उसके साथ अपने साल्ट भी उसमें, जैसे जो भी नमक होगा, सेंधा नमक होगा, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जैसे मिनरल ब्लॉक भी आने लगे हैं बाज़ार में, तो मिनरल ब्लॉक भी अपने बाड़े में या फार्म पे, जैसे छोटे बच्चे जहाँ बांधते हैं वहाँ ऊपर से जैसे टंगा दो, तो वो क्या करेंगे, छोटे बच्चे आके उसको चाटते रहेंगे, तो उससे भी एक मिनरल्स की पूर्ति इसमें हो जाएगी। उसमें दाने में जैसे मिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको अलग से बांध के उसको भी हम अपने बच्चों को जैसे दे सकते हैं। फिर एक विटामिन की बात आती है। ज़्यादातर इनकी जो जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए हम बकरे इस्तेमाल करेंगे, उसमें रिप्रोडक्शन के लिए हमें कुछ विटामिन भी देने पड़ते हैं, या कई बार हो जाते हैं हम विटामिन नहीं देती, उसकी वजह से भी एक बीमारी, इनमें छोटी छोटी बीमारी आती है और वो सही नहीं होती। तो इनमें हमें विटामिन की भी मात्रा हमें अच्छी तरह से इनमें देनी चाहिए। तो विटामिन की बात करेंगे, यदि हम उसके प्रजनन के लिए जैसे बकरा रखें, तो उनमें B12 जैसे साइनोकोबालमाइन इसको बोलते हैं, तो उसको भी हमें देना इसमें ज़रूरी है। कि जैसे अलग अलग इनके हम जैसे मक्की है, फिर उसका कनक है, कनक का कई बार होता है व्हीट ब्रान है, चोकर है, हम अपने फीड में जैसे इस्तेमाल करके एक कोशिश कर लो जैसे अपने घर में ही जो दाने का मिश्रण है ये बनाओ। आप कई बार जाते हो मार्केट से, आपको सही तरह का जैसे दाने का मिश्रण नहीं बोलता, हम तो अच्छे जैसे वो बोलते हैं बस इसमें 22% प्रोटीन है, 24% प्रोटीन है, लेकिन कई बार हो जाता है उस पर प्रिंटिंग कुछ नहीं होती, वो गाइडलाइन से नहीं जाते, तो उससे वहाँ से लाते हैं, अपने पशुओं को खिलाते हैं, हमें पता नहीं चलता उसमें आखिरकार क्या था। कई बार हो जाता है बस भूसा ही भरा
हुआ होता है और हमें देते हैं अच्छा मिश्रण है। तो कोशिश कर लो अलग अलग, जैसे मक्की है, बाजरा है, जौ है, इसको अलग अलग जगह जैसे परचेस करो और अपने घर में ही उसको 100 किलो का 50 किलो का जो भी मिश्रण है वो अपने पशुओं के लिए बना के रखो और उसको अलग अलग टाइम पे खिलाओ। बस इसमें थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं। जैसे 100 किलो हम ठंड की बात करेंगे तो ठंड की मौसम में क्या है, हमें पता है अब ठंड ज़्यादा है तो उसमें जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है, हीट है, वो वाले हमें उसमें इंक्लूड करने हैं। तो हम उसमें बात करेंगे, जैसे जौ आप खिला रहे हो उस समय तो उसको जौ को निकाल दो और उसमें बाजरा को इंक्लूड करो, या कनक को निकाल दो उसमें बाजरा डाल दो। फिर गर्मी की बात आएगी, गर्मी में क्या कर लो, वो बाजरा यदि खिला रहे हो बाजरे को निकाल दो और उसको जैसे उसमें ये कर लो। फिर अलग अलग वाइज कैटेगरी वाइज भी आप इसको अच्छा जैसे बना के आहार पोषण बना के हम बकरियों को पाल सकते हैं। ये नहीं कि मार्केट से ही अपने को अच्छा मिश्रण मिलेगा, तो कोशिश करो अपने घर पे ही इसको बना के बकरियों को खिलाएं। क्योंकि एक 4-5 बकरी होती है तो ठीक है, लेकिन 50-100 का फार्म है तो उसके पीछे मान लो अपने 10-1 रुपये भी बच जाते हैं, तो उससे भी हम जैसे काफ़ी जैसे लागत जो बकरियों पे पोषण पे आ रही है इसको हम अच्छे से कम कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर हम देखेंगे बकरी का जो भी चारा है, बकरियों के लिए जो भी चारा इस्तेमाल करेंगे, इसमें पेड़ के पत्ते होते हैं, घास होते हैं अलग अलग। फिर हम बात करेंगे जैसे सब्जियों के जो भी अपने कई बार हो जाता है सब्जियों के अपशिष्ट भी जैसे बाज़ार में अपने मंडी में यदि कम कीमत में मिल रहे हैं आपको, तो वो भी लेके अपने जैसे फूल गोभी है उसको भी लेके हम उसको अपने बकरियों को भी खिला सकते हैं। ये नहीं कि उनको पत्ते ही खिलाने हैं। तो अपने पास जो भी फार्म पे अवेलेबल है उसका बस अच्छी तरह से, आजकल अपने पास चार्ट भी अवेलेबल है, अलग अलग चार्ट, यानी चार्ट की बात करेंगे तो उसमें दिया हुआ होता है आपको जवार में प्रोटीन कितने हैं। जैसे जवार कड़वी है, सूखी हुई है, तो उसमें कितना प्रोटीन होगा। तो बाकी जैसे उसमें अलग अलग जैसे ऑयल केक है उसमें ये कितना होगा, फैट परसेंटेज कितना होगा, जैसे वसा कितना होगी, तो उस आधार पे भी हम इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि हमने जैसे मिश्रण बनाना है उसमें कितना क्या होना चाहिए, बकरी बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, ये भी अपने बात करेंगे। चारे की बात करेंगे हम, उसमें अपने दलहनी वाली फसल आएगी जो भी है, अपने चवला है, बरसीम है, लूसन है। अनाज की बात करेंगे मक्का है, जई है अपने पास। फिर बाबुल जैसे सेंजना है, छोटे छोटे हैं। जैसे सेंजने की बात करते हैं तो अपने यहाँ जैसे सेंजने अभी जितना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसकी क्या है जैसे लंबी लंबी फली लगती है इसमें, तो ये फली की सब्जियाँ भी जैसे घर में बनती है इसमें। तो इसमें क्या है जो ये अभी जैसे इसका जो पत्ते हैं उसकी जैसे अलग अलग टाइप के जैसे पाउडर बन रहे हैं, और ये पाउडर अब जैसे मार्केट में जितना अपने प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती उससे डबल इसको बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक मिनरल्स की जैसे पूर्ति करता है। तो अपने जो भी मिनरल्स की कमी है आजकल मनुष्य के जैसे अपने जो भी छोटे छोटे जैसे बीमारी है ये कम करने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जैसे इसका हम देखेंगे इसकी फली जो होती है लगभग 70 से लेके 80 रुपये किलो तक बेच जाती है मार्केट में। यदि हम इसको सिटी में बेचोगे, जैसे अपने पास यदि मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करो एक साथ जैसे मान लो अपने 1 एकड़ में लगाते हैं लगभग 12 बाई 6 पे इसका पौधा लगता है। ओके ओके नहीं, उसकी वैरायटी कौन सी थी अपने? ओके ओके। तो इसमें क्या है आजकल एक वैरायटी आ रही है PKM1 बोल के वैरायटी है, एक कोयम्बतूर का सिलेक्शन है। तो इसमें क्या है 4-4.5 महीने में तैयार होते हैं। आप पहले देखोगे कि अपने पास बड़े बड़े पेड़ होते थे और उसकी कोई अपने लिए वैल्यू नहीं थी, बड़े बड़े हो जाते थे ना, उसके जलाने का काम आता था, या क्योंकि उसका वो लकड़ होता है पूरा भूसा जैसे टाइप होता है। तो उसमें आजकल जैसे PKM1 ये वैरायटी है, PKM1 PKM2 जैसे अच्छी सिलेक्शन वैरायटी आ रही है। जैसे ये कोयम्बतूर का जैसे इंस्टीट्यूट है उन्होंने बनाई है, तो उसमें क्या है 4.5 महीने में ही उसको फली लगना चालू हो जाता है, और लगभग एक पौधा आप देखोगे पूरा फलियों से भर जाता है। तो उस फली को जैसे हम जैसे उसको काट के या इनको बकरियों को खिलाते हैं, वो भी जैसे मिनरल की जो भी पूर्ति है, अपने प्रोटीन की पूर्ति है, वो उससे ज़्यादातर हो जाती है। तो इसको भी हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी हम सुबाबुल की बात करेंगे, सुबाबुल में भी अलग अलग वैरायटी आने लगी है। तो सुबाबुल भी अपने जैसे फेंस पे जैसे बाउंड्री पे लगा के फार्म पे हम इसमें चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे एक बात होता है जैसे बच्चों को, जैसे हमें बच्चों को खिलाना है, तो बच्चों के जैसे अपने फार्म की जो शुरुआत होगी, यदि हम इसमें बच्चों को हम सही तरह से नहीं खिलाते, जो भी अपने मेमने रहेंगे
उसको हम सही से पोषण नहीं कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, उसका मान लो अपने कितने भी अच्छे ब्रीड का आपने बच्चा तैयार किया हो, मान लो बिटल है, सिरोही है, या कई बार अपने गंगानगर में आजकल बोयर भी जैसे धीरे धीरे अफ्रीकन जो बोयर बोलते हैं वो भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बोयर का ग्रोथ रेट अच्छा है और वो ट्रॉपिकल ब्रीड है, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे अफ्रीकन कंट्री की ब्रीड है। तो ज़्यादातर अफ्रीका और इंडिया का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज़्यादातर सेम है, तो उसकी वजह से बोयर भी अपने यहाँ सक्सेस है। अब धीरे धीरे जैसे अपने कोशिश करेंगे उसका जैसे बोयर का जैसे क्रॉस तैयार करने की, तो इसमें क्या है, जैसे अपने बच्चों को सही तरह से हम नहीं खिलाएंगे तो सही जैसे जल्दी वो तैयार नहीं होगा। जैसे 6-7 महीने में, 8 महीने में उसने जो भी प्यूबरिटी जैसे सिम्टम दिखाने चाहिए, लक्षण दिखाने चाहिए, वो दिखाएगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सही तरह से जैसे कोशिश करनी चाहिए अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। एक टारगेट रखो, लगभग 90 से लेकर 100 ग्राम ये डेली बढ़ना चाहिए। हम जैसे 10-15 दिन में एक वजन काटा अपने फार्म पे रख के उसका 15-15 दिन बाद वजन लेते रहो, और अपने वजन से ही हमें बाहर से ही इसको पता चलेगा कि ये सही तरह से उसकी ग्रोथ है या विकास हो रहा है या जैसे वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि इसको हम सही तरह से खिलाए नहीं रहे। तो बच्चे को जैसे खिलाने का पहला तो स्टार्ट होता है अपने खीस से शुरुआत करते हैं। तो खीस क्या होता है, जैसे अपना जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, या जैसे बकरी का पहला दूध होता है, जैसे पहले 2-3-4 दिन के लिए जो दूध आएगा, इसमें हम खीस बोलते हैं। तो खीस को क्या करते हैं, कई बार हम यहाँ गलती करते हैं, वो खीस में जैसे जो भी बच्चे के ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं, यानी कि जो जैविक जो जैसे प्रतिरोधक क्षमता, जैसे रोग के लिए जो प्रतिकार क्षमता जो तैयार करता है, वो खीस की वजह से होता है। अपनी जो नॉर्मल बात होती है तो अपने में तो चल जाता है, अपने माँ से अपने पास इम्यूनिटी आ गई, जो रोग प्रतिकार क्षमता आ गई। लेकिन इनकी बात करेंगे तो ये जो उनकी माँ रहेगी, जैसे दूध रहेगा, उसका खीस रहेगा, तो उसी से ही उसमें बच्चों में चली जाती है। तो यदि हम खीस सही समय से सही मात्रा में इनको नहीं पिलाएंगे तो आगे जाके इनमें रोग बढ़ने की जो भी ये है, रोग जैसे रोग के लिए वो बलि पड़ जाएगा आगे जाके, और इसमें रोग जैसे कई बार हो जाता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और इसमें अलग अलग बीमारी लगेगी। तो एक खीस क्या करता है, उस समय जैसे हम कई किसान बोलते हैं कि मैं तो जेर गिरने तक इसकी राह देखूंगा, उसके बाद खीस पिलाऊंगा, या मैं 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद पिलाऊंगा। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो कोशिश कर लो, जैसे बकरी ब्याह गई, आधे घंटे के पहले हमें उसको खीस पिलाना ही पिलाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे के पहले नहीं पिलाएंगे तो इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों के यहाँ गट क्लोजर होता है। यहाँ जैसे ये देखोगे तो एक गट क्लोजर नाम का जैसे अंदर प्रणाली होती है, तो वो क्या होती है 5-6 घंटे बाद जैसे उसका क्लोजिंग होना चालू हो जाता है। यदि हम आधे घंटे के पहले नहीं पिलाएंगे तो उसका जो जैसे स्थायीकरण हो जाता है, उसका स्थानीकरण हो जाता है अपने उसका खीस का, या उसका जो पाचन होना चाहिए वो एब्सॉर्प्शन जैसे उस तरह से नहीं होता। तो 6 घंटे के बाद हम पिलाएंगे तो उसका वो काम नहीं करेगा, वो जैसे फिर दूध जैसा ही काम करेगा। तो हमें कोशिश करना है आधे घंटे पहले इसको खीस पिलाओ। और खीस भी हमें कैसे पिलाना है, जो पहली बार हम पिलाएंगे उसको जैसे बॉडी के 10% पिलाना है। तो जैसे अपना मान लो 3-4 किलो का बच्चा है या 2 किलो का बच्चा है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम पिलाना है, उतना उसको पहली बार पिलाना है। फिर आगे जाके हम उसको रिपीट कर लो 6-7 घंटे बाद या 8-9 घंटे बाद उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको हमें खीस पिलाना है। ये नहीं कि एक बार पूरा पिलाया, फिर आगे जाके हम थोड़ा जन्म के आधे घंटे पहले उसको पिलाना चाहिए। मान लो जैसे कई बार हो जाता है बकरी 3 बच्चे पैदा करती है, तो उस समय हो सकता है थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट हो, लेकिन कोशिश कर लो जैसे जो पहला वाला बच्चा है उसको कोशिश कर लो कि जैसे जल्दी खड़े होके हो, जैसे मान लो खड़ा नहीं हो रहा है तो उसको आप थोड़ा जैसे सपोर्ट दे के खड़ा कर लो, और कोशिश कर लो उसको थन के जैसे साइड में लेने की, तो वो अपने आप जैसे उसको चूमता रहेगा। और आधे घंटे के पहले ही कोशिश कर लो उसको पिलाने की, क्योंकि आधे घंटे बाद उसको फिर जैसे उसकी जो पाचन क्षमता है वो कम होती जाएगी, तो उसका जैसे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और कई बार हो जाता है 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसमें जो कमज़ोर रहेगा उसको खीस नहीं मिल पाता, तो उसमें भी हमें अच्छा इनका प्रबंधन करना चाहिए, उनको सही मात्रा में जैसे खीस पिलाना चाहिए। और एक बात आती है, हाँ सब कुछ हो गया, बकरी ब्याई, लेकिन कई बार हो जाता है बकरी में थनैला की प्रॉब्लम हो गई, जिसको मस्टाइटिस बोलते हैं, और उसकी वजह से कई बार हो जाता है उसका खीस ही नहीं निकल रहा है। कई बार हो जाता है कि बकरियों के अंदर का जो कई जैसे बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से भी उसका जो खीस आना चाहिए था वो आता नहीं, स्टॉप हो जाता है, दूध स्टॉप हो जाता है। कई बार हो गया बच्चों को जन्म दिया और बकरी ही मर गई, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। तो उस समय जैसे हमें कृत्रिम खीस बनाना है,
जैसे ये नहीं कि उस समय हमें बच्चों को ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि बच्चों को हम ये देंगे नहीं तो उसमें आगे जाके तो बचने की जैसे चांसेस है कमी होगी, जैसे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कृत्रिम खीस कैसे बनाना है, तो उसमें कुछ नहीं, सिंपल सा टेक्निक है। आपको एक अंडा लेना है घर में, एक अंडा ले लो, उसमें हमें 280 मिली जैसे पानी ले लो, जो भी गर्म पानी होगा, जैसे ज़्यादा भी उबला हुआ नहीं लेना है, एक थोड़ा जैसे अपने हाथ आराम से उसमें जा सके, उसको 280 ले लो। एक होता है जैसे 15 मिली हमें लेना है एरंड का तेल, एरंड आपने सुना होगा, कैस्टर जिसको बोलते हैं। तो उसका एरंड का तेल अपने मार्केट में मेडिकल जो स्टोर होंगे वेटरनरी के, उसमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो हमें 15 मिली लेना है। और जैसे 25 मिली लेनी है जो अपना फिश होता है, जिसको हम कॉड फिश बोलते हैं, कॉड का जो मछली बोलते हैं, कॉड मछली बोलते हैं, उसका एक तेल भी आता है मार्केट में, ऑयल भी आता है, तो उसमें लेना है हमें 25 मिली वो लेना है। तो इस मिश्रण को जैसे इकट्ठा कर लो, तो इससे क्या होगा, इसमें जो अपना कैस्टर की बात करते हैं, तो उसमें एक रिसिनिक एसिड नाम का एक केमिकल होता है। तो वो क्या करता है, सोडियम के साथ अटैच होकर सोडियम रिसिनिक एसिड, जैसे सोडियम रिसिनिक आम्ल तैयार होता है। तो उस आम्ल क्या करेगा, वो जैसे वो रेचक के रूप में काम करता है। जैसे हम उसको बच्चों को ये नहीं कि ये पूरा मिश्रण बनाया हमने इकट्ठा पिलाया, इकट्ठा नहीं पिलाना है, इसको धीरे धीरे जैसे एक दिन में 3-4 बार इसको पिलाना चाहिए। कई बार हम गलती करते हैं, हाँ ये तो बोल दिया डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया था, और उस समय हम ध्यान नहीं देते, पूरा मिश्रण बनाए पूरा पिला देते हैं उसको। और ये बकरी की बात नहीं, अपने गाय भैंस की भी बात करते हैं, जो गाय के जैसे छोटे बच्चे होंगे, भैंस के छोटे बच्चे होंगे, तो उनको भी हम इकट्ठा पिला देते हैं। और फिर पता चलता है जैसे दोपहर के समय इसने जुलाब चालू किया या दस्त होना चालू किया, या ऐसा भी समस्या आ जाती है। तो इसको हमें कोशिश करनी है अलग अलग समय पे हमें थोड़ा थोड़ा उसका जो अपना 280 मिली जो भी टोटल मिश्रण बना है, तो उसको हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको पिलाना है। तो आप एक कृत्रिम खीस के रूप में इसको काम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत ये रेचक के रूप में काम करेगा, और जो भी उसका पहला वाला जो यानी कि विष्ठा बाहर निकलती है, फिकल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, वो भी निकलने में इसकी हमें मदद हो जाएगी। तो हमें इसको ये ध्यान एक हफ्ते में जैसे 2-3 दिन मान लो, ध्यान दे दो उसका वेट कितना है देख लो, उसके हिसाब से हमें लगभग 100 ग्राम पर डे जैसे इसकी ग्रोथ आनी ही आनी चाहिए। जैसे 100 ग्राम के नीचे है उसका, तो हमें कई बार इसमें बीमारी मान लो 50-60 ग्राम से बढ़ रहा है, तो उसमें दिक्कतें हैं। तो कोशिश कर लो इसमें जैसे वजन लो 15 दिन बाद, उसके बाद वजन लो। जैसे बर्थ के समय तो वेट लेना ही लेना चाहिए, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये कितना बढ़ रहा है। तो 15 दिन बाद जैसे हम एवरेज निकालेंगे, 15 दिन में मान लो इतनी ग्रोथ हो गई, उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, जैसे बटा करेंगे 15 से, उसका एवरेज निकलेगा एक दिन में इतना बढ़ रहा है। तो इससे भी हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कितना बढ़ रहा है, इसका विकास जो हो रहा है वो सही मायने में सही मात्रा में हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर जैसे मानव उपभोग के लिए जैसे कई बार हो जाता है हमें अपने घर के जैसे घर के लिए दूध इस्तेमाल करना है। कई बार हम किसी को जैसे बीमारी लग जाती है, अलग अलग बीमारियों में बकरियों का दूध काम करता है। तो कई बार हो जाता है किसी को बीमारी है, उनको हमें यदि दूध देना चाहिए तो दूध देना पड़ता है। तो उसको क्या कर लो हम, जैसे 7वें 10वें दिन हम इसको थोड़ा थोड़ा दाने का मिश्रण देना चालू करना चाहिए। अब ये धीरे धीरे उस समय खाएगा नहीं, लेकिन उसको आदत लगेगी। जैसे जल्दी जितना वो मिश्रण लेगा, चारा लेगा, उतने जल्दी मैंने जो बताया था उनके जो उदर के है आमाशय के जैसे 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें जो रूमेन जल्दी डेवलप होगा। जैसे पैदा होता है उस समय तो अपने जैसा स्टमक होता है, इसलिए उसको दूध ही देना पड़ता है 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद जैसे ये डेवलप होता है, उसका जो अंदर की 4 कंपार्टमेंट होंगे, जैसे गाय में जैसे आप देखोगे छोटे बच्चों को हम जैसे अपने आदमी की तरह खिलाते हैं, उसको चारा नहीं देंगे, बस दूध पे ही वो रहेगा। तो इसी टाइप का जैसे होता है, जैसे उनको 3 महीने बाद इनका जो दूसरा वाला जो रूमेन तैयार होना चालू हो जाता है। तो उस समय हम क्या करना चाहिए, रूमेन जैसे तैयार होगा तो उसके पहले जैसे हम जल्दी जैसे दाने का मिश्रण है अपना हरा चारा देना चालू करेंगे, तो उसका जो रूमेन है वो जल्दी डेवलप होगा, और उसके बाद जैसे आगे जाके वो जल्दी डेवलप होगा, और फिर चारा लेना भी जल्दी जैसे पचाना भी चालू करेगा। क्योंकि रूमेन में एक तो जीवाणु आते हैं बाहर से, जैसे कई बार आते हैं, हम उनको प्रोबायोटिक खिलाते हैं। प्रोबायोटिक सुना होगा आपने, जैसे अपने दही में जैसे लैक्टोबैसिलस अपने घर में बनाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये अच्छा जीवाणु होता है। तो उसी जीवाणु को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पचाने के लिए, चारा पचाने के लिए। तो इसमें हम अपने घर में जो लस्सी बनती है वो हमें इसको 30-40 मिली हम पिला सकते हैं। या दही की बात करेंगे हम, दही में भी ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के प्रोबायोटिक होते हैं, ये भी हम इनको बच्चों में जैसे पिलाने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
डीवॉर्मिंग जैसे इनका अपना शेड्यूल हो जाता है। जैसे 3 महीने के बच्चे होंगे तो हम तो जैसे ज़्यादातर इनमें रिकमेंड करते हैं कि 2 महीने में, जैसे पहले तो होता है 1 महीने में एक बार करना चाहिए, जैसे 3 महीने के। पहले जन्म से ही अभी बच्चे दूध पी रहे हैं तो वो मिट्टी भी खाएंगे। हाँ वो तो है, जैसे मिट्टी खाने लगते हैं। हाँ जैसे इसमें तो जैसे 1 हफ्ते के अंदर हमें डीवॉर्मिंग का डोज देना चाहिए, जैसे बॉडी के हिसाब से जो भी अपनी दवा होगी तो उसके हिसाब से। हाँ क्योंकि वो मिट्टी चाटते रहेंगे, इधर उधर चाटते रहते हैं, तो उससे ही जैसे पेट के जो कीड़े होंगे वो अंदर चले जाते हैं। नहीं, जैसे डोज होता है, जैसे पहले 1 हफ्ते में चालू कर लो, जैसे उसके पहले जैसे मंथली आपको देना है। जैसे मान लो आपने 7वें दिन दे दिया तो उसी महीने का तो आपका पूरा हो गया, उसके बाद अगले महीने दे दो। ये नहीं कि फिर 7वें 8वें दिन देंगे, 15 दिन बाद देंगे, जैसे क्वार्टरली। फिर उसके बाद जैसे 1 महीने बाद आप रिपीट करोगे उसको, मंथली दोगे। फिर 3 महीने बाद हम कोशिश कर लो उसके जैसे 2 महीने बाद दे दो। फिर जैसे बड़ा हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा तो उसको उसके बाद हम जैसे देंगे उसको, जैसे क्वार्टरली देते हैं। जैसे 3 महीने में हमें एक बार, जैसे साल में 4 बार देना है, जैसे 3 महीने में एक बार इसको हम जैसे फिर रिपीट करेंगे। तो हम तो जो अपना बीमारी वाला जो पोर्शन देखेंगे, स्वास्थ्य वाला, उसमें हम डिटेल देखेंगे, डीवॉर्मिंग कब करना है, टीके कब लगवाने, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे जन्म का वजन जैसे है 1 से 5 किलो तक, जैसे अलग अलग ब्रीड वाइज ही वैरी करता है। जो भी अपनी छोटी ब्रीड रहेगी तो 1-1.5 किलो 2 किलो तक जैसे ये होता है। यदि हमने अच्छा सिलेक्शन किया है ब्रीडिंग बकरे का, ब्रीडिंग मादा का, तो हो सकता है उसका बॉडी वेट जैसे अच्छा हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर कई बार हो जाता है बॉडी वेट कम होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है या समस्या पैदा हो जाती है। तो हमें चयन भी इनका, जैसे हमने कल देखा था, अच्छे ब्रीड जैसे ब्रीड का ये सिलेक्शन करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। सर उसके लिए बकरी को क्या खिलाना चाहिए पेट में बच्चों की ग्रोथ करने के लिए, अच्छा बच्चा हैवी हो ग्रोथ के लिए? तो इसमें हम देखेंगे अभी, जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे। मैं जो आपको दाने का मिश्रण है उसकी भी डिटेल ये करेंगे, क्योंकि शायद आप कल नहीं थे ना, कल हमने जैसे प्रजनन का पूरा डिटेल देखा था। जो भी आपकी जैसे समस्या रहेगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जैसे आगे जाके। तो इसमें देख लो, जैसे कोलेस्ट्रम होगा, जैसे कोलेस्ट्रम की जैसे खीस की बात हमने की थी, जैसे कृत्रिम खीस हमने कैसे बनाना है इसका भी मैंने बताया था। और कोशिश कर लो इसका जैसे बच्चा अपना है तो उसके कोशिश कर लो इसके 10 दिन उसके माँ के साथ रखो इसको। जैसे 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए माँ के साथ रखो, क्योंकि माँ के साथ रहेगा तो जैसे तनाव में भी नहीं रहेगा और उसकी ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हम 7-8 दिन के बाद उसको अलग कर लो, क्योंकि उसके बाद जैसे कई बार समस्या आना चालू हो जाता है। कई बार उसका स्वास्थ्य, जैसे कई बार साफ़ सफाई नहीं होती बाड़ी की, तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो हमें कोशिश कर लो तो 6-7 दिन जो पहले होंगे हम उसको माँ के साथ रखो, और 7 दिनों के बाद उसको हमने अलग कर देना चाहिए। ये जैसे 10 बॉडी के 10% हमें दूध पिलाना है इसको। दूध का तो जैसे खीस की बात की मैंने, आधे घंटे बाद पिलाना है, उसके बाद हमें 12 घंटे बाद जैसे रिपीट करना है। अब ये 2-3 दिन के लिए अपना खीस चलेगा, तो खीस को जैसे डेली फिर उसको कोशिश करो अपने, ये नहीं कि एक साथ पिलाया, दिन में 3-4 बार उसको रिपीट कर लो, 3-4 बार दे दो। क्योंकि इसमें क्या है, आप इकट्ठा पिलाओगे तो कई बार दस्त आने की समस्या हो जाती है। कई बार वो पूरा दूध इकट्ठा पी जाता है। कई बार हो जाता है 2-3 बच्चे हैं अपने, और वो जो छोटा रहेगा जिसको पिलाने नहीं देते वो कमज़ोर रह जाएगा। तो उस पर भी हमें ध्यान रखो कि इसमें दिन में 3-4, कई बार इसको पिलाया, थोड़ी देर बाद वो दूसरे को पिलाओ, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। कई बार जमुनापारी जैसे ब्रीड है तो हो जाता है उसमें दूध प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो कोशिश कर लो, उसमें 2-3 बच्चे हैं तो उसमें आजकल निपल बॉटल भी आती है, निपल बॉटल में दूध भर लो और अलग अलग जगह रखो उसको, जैसे बच्चे के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाओ। तो अपने आप जैसे उस बॉटल से भी लेता रहेगा, जितना हमें दूध पिलाना है दिन में उतना ही जाएगा। बाकी का दूध निकाल के आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट में बेचना है तो उसको भी हम बेच सकते हैं। क्योंकि कई बार हो जाता है हम ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो उसमें दस्त लगेंगे, और जैसे ही दस्त लगेगी तो दस्त लगने के बाद जैसे उनमें समस्या आ जाएगी, जैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगी, फिर दूसरी कोई बीमारी, तनाव में रहेगा तो दूसरी बीमारी आ जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान देना है। फिर जैसे हमने कोलेस्ट्रम की यहाँ बात की थी, फिर उसके बाद हमें कोशिश कर लो 7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा दाना देना इसको चालू कर लो। दाना देने के बाद जैसे थोड़ा थोड़ा अच्छे पत्तियों का जैसे हरा चारा उसको मुफ्त में जितना खा रहा है उतना खाने दो। पहले तो 7-8 दिन में खाएगा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े पत्तियाँ, जैसे वो मिट्टी चाटता रहता है, दीवारें होंगी उसको चाटता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको कोशिश करेगा उसको उसमें बिजी रहे, जैसे उसको जो पत्तियाँ होगी, टहनियाँ होगी उसके साथ जैसे वो खेलता रहे, तो वो भी अपने लिए
फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे स्टार्टर फीड की बात करेंगे, जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज फीड होता है, तो हमें जो स्टार्टर फीड यानी कि जो भी छोटे बच्चे रहेंगे हम उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं स्टार्टर फीड, यानी शुरुआती समय में इसको जिसको हम फीड देते हैं उसको स्टार्टर फीड बोलते हैं। तो स्टार्टर फीड में क्या होता है, इसमें डीसीपी, जैसे आप यदि कई बार हो जाता है अपने घर में नहीं बनाते हो, घर में दाने का मिश्रण बनाते नहीं, तो मार्केट से लेके आते हो, बाज़ार से लेके आते हो, तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए जो भी स्टार्टर फीड होगा इसमें अपने प्रोटीन की जो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन यानी कि पचन युक्त जो भी प्रोटीन होती है उसकी मात्रा उस पर जो बैग होगी, जो भी आप बैग लोगे उसके ऊपर सीधा लिखा हुआ होता है। इसमें डीसीपी 12% है, 15% है, 20% है। जैसे हम मुर्गियों की बात करेंगे उनमें हमें, सूअर की बात करेंगे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे छोटे बच्चों की बात करेंगे तो इसमें से 12 से 18%, जैसे आप ये नोट भी कर सकते हैं, इसमें 12 से 18% प्रोटीन होनी चाहिए। यदि उससे कम है तो ये अपने काम का नहीं है, तो कोशिश कर रहे हो इससे 12 से 18% प्रोटीन हो। और 12 से 18% यानी कि हम आगे जाएंगे तो उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा कम करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हो जाता है हम ज़्यादा प्रोटीन उसमें जो बड़े जानवर हैं उनमें खिलाते हैं, तो उसमें जैसे प्रेगनेंस होने में या कई बार हो जाता है आगे जाके ब्याने में उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो कोशिश कर लो जो भी अपना जैसे छोटे बच्चे होंगे उनमें 12 से 18% उसमें डीसीपी होनी चाहिए। और फिर टीडीएन की बात करेंगे, इसमें हम 72 से लेके यानी कि 72 लेके 78 यानी कि 78% तक उसमें टीडीएन होनी चाहिए। टीडीएन होते हैं टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, जो भी उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं यानी कि वो अपने काम के कितने हैं, उसमें बकरी के काम के कितने, छोटे बच्चों के काम के कितने हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होंगे, तो उसमें टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की हम बात करेंगे उसमें सीधा साफ लिखा हुआ होता है। जो भी कंपनी का फीड आप लोगे उसमें मेंशन किया हो जाता है 12 से 18 डीसीपी होनी चाहिए और टीडीएन जैसे उसमें 72 से लेके जैसे 78% तक उसमें टीडीएन होनी चाहिए। फिर जैसे स्टार्टर फीड यदि हम घर में बनाना है, हम जैसे घर में स्टार्टर फीड बनाएंगे तो हम अलग अलग, जैसे अपने पास होता है मक्की अवेलेबल है, कनक अवेलेबल है, जैसे जई अवेलेबल है अपने पास, फिर मूंगफली की खली होती है या सरसों की खली तो जैसे कम लेती है बकरियों में खिलाएंगे तो, लेकिन उसकी मूंगफली की है या अपने बिनौले की जैसे कॉटन सीड की खली है, मछली का जो भी अपने पास बुरा था जैसे मैंने बात की थी वो भी वो ईजीली मिल जाता है। जो भी फीड प्लांट होंगे अपने यहाँ नज़दीक तो उस पर मिल जाता है, या अपने जो वेटरनरी क्लिनिक होते हैं उनके पास भी ये मिश्रण जैसे होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, तो वहाँ से भी जैसे अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे मैं आपको कुछ नंबर दे दूंगा, जैसे आपको यदि लेना है तो उनके जैसे अपने एजेंट के नंबर है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आपको लेना है तो आप उनसे सीधे कांटेक्ट करके आप भी परचेस कर सकते हैं इसको। फिर एक होता है जैसे गेहूं का भूसा होता है, क्योंकि अपने पास क्या है, अपने इस एरिया में मछली जैसे फ़िश फार्मिंग की बात करें तो डिग्गिया तो सभी के पास है, लेकिन उतना जैसे अपनी मछली जैसे फ़िश फार्मिंग है अभी डेवलप नहीं हुए। तो मान लो धीरे धीरे वो भी कोशिश कर रहे हैं जैसे फ़िश फार्मिंग की तहत जैसे अपना डेवलप करने का, तो उसके वो जैसे अपने अच्छी जैसे ब्रीड के उसमें भी वैरायटी होती है, रोहू है, कटला है, तो उनके अपने जो भी बीज अवेलेबल होगा तो उसके बाद अपने डिग्गियों में जैसे किसानों के लिए वो इस्टेब्लिश करने के लिए देंगे, तो उससे भी उसके बाद भी जैसे प्रोसेसिंग के बाद अपने अवेलेबल हो सकता है। बाकी जो जैसे हम साउथ के जो स्टेट है या ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ समुंदर किनारा अच्छा है, तो वहाँ पे मछली पालन भी जैसे मछली होने की वजह से वहाँ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। तो इसके भी अपने पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा यदि आपको ये लेना है मछली का जैसे हम बात करेंगे। फिर जैसे कनक का भूसा है वो तो अपने पास अवेलेबल हो जाता है इजीली। खनिज मिश्रण है, खनिज मिश्रण अपने कितना देना है इसकी भी बात करेंगे। फिर नमक की बात करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि जैसे मक्का या कनक हम जैसे लगभग 20 से लेकर 60 किलो तक हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्किया ये अपने कनक है तो 20 से लेकर 60%, जैसे 100 किलो का अपने दाने का मिश्रण बनाना है तो हम उसमें 20 से लेकर 60 किलो तक अपने मक्की या कनक का जैसे एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अच्छे से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जैसे जई की यदि हमें बढ़ानी है, उसमें जई देनी है तो हम लगभग 20 से लेकर 45 किलो तक उसमें दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मिश्रण होता है। उस हिसाब से जैसे अपने पास कौन सा चारा कौन सा दाना अवेलेबल है उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बस हमें गर्मी के मौसम में बाजरे को कम कर लो या ठंड का मौसम आएगा उसमें जैसे बाजरा दे दो, गर्मी के मौसम में उसको निकाल के जई या उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर मूंगफली का जो भी सोयाबीन केक है अपना ग्राउंडनट केक होगा वो हम 100 किलो के पीछे जैसे 20 किलो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अच्छा प्रोटीन होता है और प्रोटीन जैसे जितना हम अच्छा देंगे तो
तो उस हिसाब से हम उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अपने पास चार्ट होते हैं, उसको आप देख लो इसमें इस दाने में कितना प्रोटीन है, उस हिसाब से हम वो परसेंटेज मैच करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम जैसे कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें एक कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। मान लो अपने चारे में इतना प्रोटीन है तो हमें वो कितना खिलाना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। फिर एक होता है जैसे मछली का मैंने बताया था, जो भी बुरादा होगा, फिश मील होगा, वो हम 100 किलो तक इसमें हम अच्छे से यानी कि 100 किलो के पीछे 10 किलो हम इसमें दे सकते हैं। फिर कनक का जैसे भूसे की बात आई है तो अपने पास अवेलेबल होता है, हम 7-8 किलो जैसे कनक का भूसा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर खनिज मिश्रण जैसे हमें 2 किलो जैसे 100 किलो का हमें मिश्रण बनाना है दाने का, तो इसमें 2 किलो हमें मिनरल मिक्सचर देना ही देना है। और मिनरल मिक्सचर की जैसे हम बात करेंगे, अपने पास जैसे सरस डेयरी जो आप ये इस जैसे यहाँ से जाएंगे तो ये अपने सरस डेयरी है, तो उनके पास भी मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। यदि आप बाहर से लोगे तो ये आपको ये 150-200 रुपये की थैली आ जाएगी, लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो ये अपने लगभग 40-50 किलो जैसे 40-50 रुपये में भी हमें मिल जाएगी। तो ये भी हमें मिनरल मिक्सचर इसमें 2 किलो जैसे 100 किलो के पीछे 2 किलो हमें मिनरल मिक्सचर इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। मिनरल मिक्सचर अच्छे क्वालिटी का हो। कई बार हो जाता है मार्केट में बस कलर लगाया हुआ होता है, होती तो उसमें मिट्टी है, और उसमें कई बार हो जाता है कलर लगा के हमें मिनरल मिक्सचर पाउडर रूप के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा जैसे अच्छे कंपनी का जैसे हमें परचेस करना चाहिए। फिर नमक की बात करेंगे हम, उसमें सेंधा नमक जैसे 1 किलो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयोडीन की पूर्ति करेगा, जो भी आयोडीन की कमी की जो बीमारी होती है तो उसको जैसे पूर्ति करेगा। तो ये हमें बच्चों के लिए जैसे खिलाने के लिए इस चार्ट से भी अपने अच्छे से यानी कि दाना मिश्रण बना सकते हैं। फिर जैसे हम उसकी किस तरह से जैसे इनको खिलाना चाहिए, हमने तो बात की कि हमने इतना दाने का मिश्रण बनाया, हम खीस पिला रहे हैं, लेकिन किस समय पे कितना देना चाहिए, तो हम जैसे बात करेंगे जैसे 1 से 3 दिन का यदि बच्चा होगा तो हमने बात की थी उसको जैसे तुरंत आधे घंटे में उसको खीस पिलाओ। उसके बाद जैसे वो पहले तो माँ के साथ ही रहेगा वो, उस समय हम जैसे एक दिन में जैसे उसको जैसे 300-400 मिली तक उसको जैसे मान लो 10% बॉडी वेट है उसका, 10% बॉडी वेट होगा। 10 मिनट में लेना चाहता हूँ, किसी इंतजार से पूछना तो कैसे करें। ओके, आपके बाद में 10 मिनट ठीक है। तो इसमें हम बात जैसे अपना जैसे 10% के बॉडी के हिसाब से खिलाना है। मान लो 100 किलो का है तो 10% हमें एक खीस पिलाना है, तो हम देखेंगे जैसे 300 लगभग 300 से 400 मिली हमें इसको खीस पिलाना चाहिए। फिर ये वैसे पहले कोशिश कर लो, पहले 7 दिन के लिए उसके माँ के साथ रखो, 7 दिनों बाद उसको अलग करो। फिर जैसे हम 4 से 14 दिन यानी कि पहला जो उसका हम बोलेंगे पहला जो पखवाड़ा रहेगा, तो उसमें हमें थोड़ा जैसे खीस की मात्रा जो भी दूध की मात्रा होगी आपकी उसको थोड़ी बढ़ानी है। जैसे 300 मिली या 250 मिली पिला रहे तो उसको हमें 350-400 मिली तक हमें यहाँ दूध उसको दे सकते हैं। लेकिन खिलाने की संख्या जैसे खिलाने की संख्या है वो हमें 3 बार पिलाना है उसको। ये नहीं कि एक बार 350 मिली है 400 मिली है उसको एक बार पिलाया, उसको हम 3 अलग अलग समय पे उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको पिला सकते हैं। फिर जैसे आगे जाएंगे हम 15 जैसे एक पखवाड़ा हो जाता है, 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 15 से 20 दिन जैसे 1 महीने का होने तक हमें दूध उतना ही रखना है। लेकिन यहाँ से हमें क्या करना है, 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा उसको जैसे जो भी दाने का मिश्रण है, जो भी हरा चारा अवेलेबल है उसको थोड़ा थोड़ा देते रहो। फिर क्या है उससे जल्दी रूमेन डेवलप हो जाएगा, फिर आगे जाके दाना और वो पचाना उसका जल्दी जैसे चालू हो जाएगा। फिर जैसे 1 महीने के बाद जैसे 2 महीने तक हमें इसको 400 मिली जो भी दूध की मात्रा है उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहो, 400 मिली तक उसको हम दूध पिला सकते हैं। फिर हम जैसे खिलाने की संख्या है जैसे 2 बार हम खिला सकते हैं, सुबह शाम उसको दे दिया तो भी जैसे चल जाएगा। 1 महीने के बाद 2 बार हमने खिलाने का जो प्रोग्राम है वो बनाया तो भी इनमें चल जाएगा। फिर स्टार्टर फीड की बात करेंगे, ये 100 से लेकर 150 मिली हमें दाना इसमें दाने का जो भी अपने मिश्रण बनाया घर में या बाज़ार से लाएंगे हमें 100 से 150 ग्राम इसको दाना हमें देना चालू करना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखोगे 2 महीने बाद हमें जैसे 2 महीने बाद क्या करना है, दूध की मात्रा जो थी अपनी उसको कम कर लो। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हमारा दूध उत्पादन है वो कई बार हो जाता है अपने पास बच्चे ज़्यादा है तो उसको पिलाने के लिए काम में लो, घर में इस्तेमाल करने के लिए काम में लो। इसको हमें दूध की जो मात्रा बच्चों को दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर लो, लेकिन जो स्टार्टर फीड दे रहे हैं जो भी दाने का मिश्रण है उसको जैसे बढ़ा दो, 200 से लेकर 250 ग्राम तक उसको हमें दाने का मिश्रण बढ़ाना है। तो उसके बाद जैसे जो भी हरा चारा रहेगा अपना उसको मुक्त चयन यानी कि जितना खा रहे हो वो दिन में उतना खाने दो उसको हरा चारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हमें जैसे
बस ये करना चाहिए, जैसे हमें जो हरा चारा रहेगा वो कई बार हो जाता है अपने पास वो दलहनी वाली फसल का होता है। जैसे रबी सीज़न की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास रिचका आएगा, जैसे बरसीम आएगा, लूसन आएगा। तो उसमें क्या करना है हमें कि इकट्ठा मत दे दो, उसको भी थोड़ा थोड़ा जैसे खिलाओ, क्योंकि वो इकट्ठा ले गया तो फिर कई बार समस्या, ब्लोट की समस्या या दस्त लगना, पेट फूलना, ये समस्या, गैस पैदा होना, गैस न निकलना, ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें कोशिश कर लो कि उस टाइप का चारा हो तो उसको कम मात्रा में दे दो। तो ये जैसे अपने बच्चों की जैसे कैसे खिलाना है इसके बारे में हमने ये डिटेल्स में जानकारी ली है। फिर जैसे डूब घास जो भी है अपने यहाँ चौला है, बरसीम है, फिर लूसन है, ये हम जैसे चारा खिलाने के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे 60 दिनों में जैसे 60 दिनों के बाद उसका जन्म का वज़न जो है, जन्म का वज़न जो था वो 61 दिनों जैसे 2 महीनों के बाद हमें पता चलेगा कि 3 से 4 गुना जैसे भारी हुआ है। तो यहाँ भी हम जैसे मान लो 15-15 दिन पे कई बार हो जाता है, अपने फिजिबल नहीं होता अपने फार्म पे 15 दिन में वज़न लेना, तो कम से कम एक बार तो इसका वज़न ले लो आप। जैसे 3 से 4 जैसे 2 महीने के बाद हम वज़न लेंगे तो उस समय भी हमें पता चलेगा ये अपना जो जैसे बच्चा है वो कितना बड़ा है, सही तरह से उसने औसतन जो अपने ग्रोथ करनी चाहिए थी वो की है या नहीं है। फिर अलग अलग जैसे इसमें क्या अलग अलग जो भी नस्ल रहेगी तो उनका वज़न अलग अलग हो जाता है, तो इसको भी कंपेयर करो। ये नहीं कि हमने बीटल का जैसे चार्ट लिया है तो बीटल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, लोकल ब्रीड है अपनी तो लोकल ब्रीड को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, या सिरोही का है तो सिरोही को जैसे बीटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा मत करो, अलग अलग ब्रीड वाइज अपने पास डेटा अवेलेबल है तो उसका भी हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लाभ की जैसे हम बात करेंगे, जैसे छोटी नस्लों के लिए जो भी अपने पास लोकल ब्रीड होगी, छोटी नस्ल होगी, तो बारबरी जैसी ब्रीड है वो छोटी नस्ल में आती है, तो जैसे हम 60 से 80 ग्राम वो बढ़ना चाहिए। और बाकी हम बड़ी वाली जैसे ब्रीड की बात करेंगे, बड़ी वाली जो नस्ल रहेगी अपनी बीटल है या बोयर के क्रॉस होंगे, तो इसमें लगे जमुनापारी ब्रीड होगी, तो उसमें हमारा जो औसतन जैसे एवरेज ग्रोथ रेट है तो लगभग 100 से लेकर 120 ग्राम तक होना ही होना चाहिए। यदि उसके नीचे है तो अपने कई दिक्कत, जैसे खिलाने का कोई जैसे अपना प्लान है वो कोई अलग है या कोई बीमारी का रीज़न हो सकता है, तो हमें पशु चिकित्सक को मिलके उसको एक बार दिखाना चाहिए क्या है उसमें रियल में जैसे समस्या क्या है। तो यहाँ भी हमें समस्या जो होगी ये इस समय हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और अपने ब्रीडिंग के लिए इनको जैसे बच्चों को एक अच्छा तैयार करके हम आगे उनको मार्केट में यदि मान लो ब्रीडिंग के रूप में, ब्रीडर के रूप में बेचना है तो भी हमें इसमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। जैसे इसके बाद बच्चों का हो गया, फिर ये क्या होता है, जैसे मान लो 6 महीने बाद जैसे बढ़ना चालू कर देते हैं तो ये आते हैं ग्रोअर की कैटेगरी में आते हैं, जो यानी कि बढ़ने वाले हैं। यहाँ जैसे मान लो अपने मीट के लिए, मांस के लिए बेचना है तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं उसको किस टाइप का राशन देना चाहिए। ब्रीडिंग के लिए रखोगे तो उस टाइप उसको कैसा राशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था कि 6 महीने बाद उसको कोशिश कर लो, जैसे 6 महीने बाद कोशिश कर लो कि उनको अलग ही निकाल, जैसे इसमें मेल बकरे हो गए, उसमें मेल बकरी होगी, जैसे फीमेल बकरी होगी तो उसको अलग कर लो। तो अलग करने से क्या होगा, जो कई बार हो जाती है उसमें अनवांटेड जैसे प्रेगनेंसी बोलते हैं, कई बार हमें करना नहीं चाहिए था, लेकिन 6 महीने बाद जैसे उससे हमें पता चलता है इसकी तो ग्रोथ अच्छी थी और वो जैसे यानी गाभिन करने में सफल हो गए। तो वैसे नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग रखो, जैसे जो भी अपने बकरे रहेंगे उनको अलग कैटेगरी में बांट दो, और जो भी अपने छोटे बच्चे रहेंगे उनको बकरी रहेगी उनको अलग कैटेगरी में बांट दो। तो ये भी हमें यहाँ पे करना चाहिए। फिर हम आगे जाके जैसे बढ़ते बकरियों का जैसे जो भी ग्रोअर है उनको हमें कैसे राशन देना चाहिए, तो इनमें जैसे पूर्ण राशन की बात करेंगे तो आप देखोगे हम जो डीसीपी की बात की थी, हमने डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की बात थी, 9 से 10% इसमें जैसे यहाँ जैसे हम डीसीपी को कम करते हैं, तो जो भी अपने प्रोटीन की मात्रा क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ में काम आती है, तो जैसे अपना बच्चा बढ़ जाता है तो उसको उस समय पे थोड़ा जैसे हम कम मात्रा जैसे कम प्रोटीन वाला आहार भी प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 से लेकर 10% तक उसमें जैसे प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। फिर टीडीएन की बात करेंगे, ये भी वहाँ तक 78% तक हम टीडीएन दे रहे थे, तो यहाँ उसको कम कर सकते हैं हम 62 से लेकर 65% तक उसमें हम टीडीएन यानी कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स इसमें दे सकते हैं। फिर यदि जैसे मान लो अपने पास अच्छा गुणवत्ता वाला हरा चारा अवेलेबल है, जैसे लूसन है, बरसीम है, तो हम इस दाने को मिश्रण को भी हम कम कर सकते हैं। ये नहीं कि अच्छा चारा अवेलेबल है जैसे दलहनी वाली फसल का, तो इसमें दाने का मिश्रण हम कम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना हम उसको दाने के मिश्रण को इसमें कम कर सकते हैं। और इसके लिए इसमें जैसे खिलाने के लिए अपने पास एक अजोला भी जैसे
अजोला भी एक बेहतर विकल्प है। अजोला के बारे में भी हम विस्तृत में जैसे जानकारी लेंगे। अपने पास उसका कल्चर अवेलेबल है। आप जैसे अपने घर में जैसे उसको छोटे छोटे जैसे बैनर में या प्लास्टिक की शीट में भी उसको बना के या प्लास्टिक की बकेट में टब में बना के भी हम उसको बकरियों को बच्चों को जैसे इसमें खिलाने के काम ले सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, अजोला में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, लगभग इसमें 25% तक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उनका हम जैसे कंपेयर करेंगे अलग अलग चारों के साथ, तो चारे की बात करेंगे तो उसमें किसी में उतना जैसे प्रोटीन की मात्रा पाई नहीं पाएगी, अपने जैसे मिल नहीं पाएगी। और इसमें एक बात करते हैं, इसमें खर्चा मात्र 50 पैसे से लेके 1 रुपया बस खर्चा आता है। हमें यदि 1 किलो ये तैयार करना है अजोला, तो 50 पैसे से लेके बस 1 रुपया किलो कॉस्ट आती है। तो ये भी हम इसमें इस्तेमाल खिलाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बढ़ते जो भी ग्रोइंग अपने जो भी बच्चे होंगे जैसे 6 महीने के बाद, इनको खिलाने के लिए जैसे हम अलग अलग जैसे फीड बना सकते हैं, अलग अलग उसमें कंस्टिट्यूट हो। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे मक्के का है जो 30 से लेके 50 किलो तक उसमें मक्का दे सकते हैं। हमने मक्का ज़्यादा देंगे तो अलग जो मूंगफली है उसको भी हम यहाँ जैसे ऑयल सीड केक होंगे उनको हम इसमें कम कर सकते हैं। फिर जैसे दाल चुन्नी की बात करेंगे तो उसमें कई बार हो जाता है, अपने ग्रेडिंग करने के बाद जो चने की बात करेंगे कई बार वो बच जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। या मूंगी की बात करेंगे वो भी हमने थोड़े थोड़े इसमें जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी टुकड़े होंगे अपने दाल के उसके, तो इसमें हम काम ले सकते हैं। फिर जई जौ की बात करेंगे हम 30 से लेके 50 किलो तक, उसमें 100 किलो के पीछे हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मूंगफली की बात आएगी, मूंगफली या सोयाबीन केक है अपने पास, कपास की खली है, तो हम लगभग 30 किलो 20 किलो से लेकर जैसे 10 किलो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गुड़, जैसे गुड़ का मिश्रण जैसे गुड़ है अपने पास अवेलेबल, तो गुड़ का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ को भी हम जैसे 7 से लेकर 8 किलो तक इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खनिज मिश्रण तो सेम रहेगा। 100 किलो का दाना बनाना है तो हमें 2 किलो अच्छे जैसे क्वालिटी का हमें मिनरल मिक्सचर और नमक इसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जैसे एक लिटरेचर भी है अपने पास, मैं आपको ये डिटेल दे दूंगा, तो इससे भी आपको मदद हो जाएगी। या मैं आपको व्हाट्सअप पे शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे जो भी अपना फाइल रहेगी उसके रिलेटेड जो भी टेबल्स रहेंगे वो आपको मैं दे दूंगा। कि जैसे दलहनी चारे के साथ जैसे एक यानी कि एक 1:1 रेशो यदि हम ये अनाज और जैसे गेहूं का चावल है तो ये हम जैसे छोटे बच्चों के लिए दे के भी उसका जैसे ग्रोथ अच्छी आ जाती है। फिर हम बकरे का क्या बोल रहे थे? तो नहीं डिस्कस करते हैं अपने जैसे फिनिशर राशन की। अब ये हो गया अपने छोटे बच्चों को जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर फीड। एक होता है जैसे ग्रोअर राशन की बात करेंगे, तो अपने जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा ना तो अपने डिस्कस करेंगे डिटेल जो भी आपकी समस्या रहेगी, इसको हम जैसे फिनिश करते हैं। तो फिर बाकी फिनिशर राशन की बात करेंगे हम, जैसे ग्रोइंग होने के बाद जैसे फिनिशर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मान लो मार्केट में बेचना है तो इस समय हम फिनिशर यानी कि जिसको हमें मार्केट में निकालना है या बाकी जैसे ये करना है, तो इसमें हम फिनिशर राशन की जैसे टर्म यूज़ करते हैं। तो फिनिशर राशन की जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ आमतौर पर जैसे शरीर के वजन में 1/3 जैसे जो भी लाभ होगा वो फिनिशर अवधि के दौरान जैसे प्रदान होता है। जैसे जो भी फिनिशर के दौरान जो भी जैसे इसका वजन होगा, शरीर का वजन होगा, जैसे 1/3 लाभ फिनिशर अवधि के दौरान प्राप्त किया जाता है। तो इस समय बाज़ार की मांग पर हमें विचार करना चाहिए। बाज़ार की जैसे जो भी डिमांड होगी अपनी, उसके आधार पे हमें यहाँ विचार करना चाहिए। फिर वसायुक्त चौवन के लिए हमें जो भी जैसे हमें मान लो अपने कई बार हो जाता है अपने मार्केट में डिमांड होती है कि हमें वो चौवन में जो भी है फैट कम होने चाहिए, या फैट कम होने की वजह से कई बार अपने रेट कम मिलते हैं, तो ये भी कई बार समस्या अपने लिए खड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या है, वसायुक्त यदि हमें चौवन यानी फैट विरहित जैसे चौवन हमें जो भी मांस है वो पैदा करना है, तो हमें ऊर्जा यानी कि जिसमें ज़्यादा ऊर्जा हो, जिसमें फैट कम हो और ऊर्जा जैसे हमें जो भी दाने के जो भी है अपना अनाज की जो भी ये होगी दाने होंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या जो होगा ऊर्जा ज़्यादा जाएगी इसमें। फिर हम बात करेंगे जैसे चारे में 20 से 25 शुष्क पदार्थ का होना चाहिए। इस समय हम जैसे बात करेंगे उसमें जो ड्राई मैटर होगा उसमें चारे में, तो लगभग 20 से लेकर 25% इसमें ड्राई मैटर होना चाहिए। फिर वसा विरहित चौवन के लिए जैसे चारे में 30 से 40% जैसे हम इसमें शुष्क पदार्थ भी जैसे इसमें ड्राई मैटर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं या होने चाहिए, ये भी हम इसमें
कैलकुलेशन करके एक जैसे इसमें हम पता कर सकते हैं। फिर एक पूर्ण राशन जैसे इसमें मैंने बात की थी 5 से लेकर 6% इसमें DCP होनी चाहिए। हम डाइजेस्टेबल फ्रूट प्रोटीन की जो भी पचन युक्त जो भी प्रोटीन की बात करेंगे इसमें 5 से लेकर 6% उसमें DCP होनी चाहिए। तो टीडीन की बात करेंगे तो उसमें 65% इसमें टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जैसे हम मार्केट में यदि बेचोगे जैसे मांस के लिए हम जैसे समय पर जैसे कितना बाहर होना चाहिए, बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो जैसे छोटी नस्लों की हम बात करेंगे तो शरीर का वजन जैसे 20 किलो तक पहुंचना चाहिए। जो भी अपने छोटे जैसे नस्ल की जैसे लोकल क्रॉस होंगे तो उसका कोशिश कर लो जैसे 1 साल का जो भी 1 साल होगा उसमें 10-12 महीने की जो भी आयु होगी उसमें लगभग 20 किलो तक उसको पहुंचाना है। तो उस आधार पे भी हम उसका समय समय पे वजन लेके इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। फिर मध्यम नस्लों की जो ब्रीड रहेगी, जो भी छोटी जैसे मीडियम साइज जो भी ब्रीड रहेगी, नस्ल रहेगी, उनमें लगभग 25 किलो तक उसका जो भी बाहर होना चाहिए 1 साल के अंदर। और बड़ी नस्लों का हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 30 किलो तक वो पहुंचना चाहिए। यदि 30 किलो तक नहीं पहुंचती है तो हमें उस हिसाब से उसका फीडिंग का भी हमें पोषण का प्रबंधन इसमें करना चाहिए। तो इसमें जैसे कई बार हो जाता है अपने मार्केट में 2 मिनट। हाँ जी अंकल जी क्या हो गया? मैं तो यार कुछ बकरों भूत की अभी है इनको कोई कारण नहीं अपने एक सेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे जैसे वहाँ पे बाहर आके हम जैसे या यहाँ पे भी हम डिटेल, क्योंकि इसमें क्या है नहीं मेरी बात सुन मैं बकरी आज तक कभी को रखी बकरी जाई पहली एक बच्चों जाई भी हूँ 1 महीने बाद में दूध अब 2 बच्चा है। अब मैं 2-3 दिन में जाना है एक बकरो है 3 महीने का अब रात कोई कभी खाली दूध को मतलब भैंस ना बढ़िया एक जब दूध का भैंस गात तो हमको तो ना ही बता है कि समय को नहीं डोकरियों कुछ को नहीं समय खाली डोकरियों को जगी जात कर रहे क्या है जैसे बकरी जगी है वास्तव में अब किसी है बैठे थे दुकाना नहीं हमारे मेरे 1100 रुपया। तो कितना दूध कितना आता है बकरी है दिन में 7 दिन काटा तो 3-4 किलो दूध मुझे। कौन सी नस्ल की है? नस्ल मेरी मैं जानू कौन सी नस्ल किसी है नहीं ब्रीड कौन सी है, नस्ल कौन सी है? जमुना पारी है? जमुना है कि यमुना है मनी है 3 से 4 किलो दूध। जैसे ब्रीड नस्ल जैसे जमुना पारी होंगी मान लो आपने सिलेक्शन किया तो जमुना पारी का क्या है दूध उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो उसमें दूध मान लो अपना एक बच्चा नहीं वो तो है। जैसे इसमें क्या है दूध जैसे अच्छे से अवेलेबल होगा, दूध मिलेगा उसको बच्चे को तो ये सही तरह से उसकी जो भी शारीरिक वृद्धि है विकास है वो सही तरह से होगा। पर दूध बता कौन सा बकरी हुए मैं सुना मार को लस्सी बनाई तो इसमें हम देखेंगे जैसे कोई नहीं अपने कोई नहीं वो उनके पास जैसे जमुना पारी ब्रीड है इनके पास जमुना पारी के, क्योंकि 3 से 4 किलो की हम बात करेंगे तो अपने लोकल जो नस्ल होगी वो इतना दूध उत्पादन नहीं होगा। तो हम जैसे उनके साथ जैसे सेशन होने कंप्लीट होते ही अपने डिस्कस भी करेंगे। तो बदियाकरण जैसे अपने मान लो मार्केट में बेचना है हमें, मार्केट में मान लो अपने जो भी अपना मटन के लिए मांस के लिए जो भी अपनी मान लो बकरी बेचनी है तो उस समय जैसे हमें कैस्ट्रेशन करना पड़ता है। कैस्ट्रेशन क्या है, यदि हम कैस्ट्रेशन करेंगे तो कई बार हो जाता है कैस्ट्रेशन करने के बाद वो हमें उसका कई बार समस्या आ जाती है। मार्केट में आप देने के लिए जाओगे तो कई बार एजेंट जो आते हैं बोलते हैं इसमें ज़्यादा महक आ रही है, तो महक को जैसे हम उसको कैस्ट्रेशन करके रखते हैं तो उस महक को भी हम जैसे उसमें कम कर सकते हैं और महक कम होगी। और उसके बाद कई बार हो जाता है मांस में भी वो बकरे की जैसे महक आती है तो कई बार लोग प्रेफर नहीं करते उसको। तो इसमें जैसे कैस्ट्रेशन हम सही समय पे करेंगे इसको तो बदियाकरण करके भी उस मेल भी ये हो जाएगी। और जो अपने मान लो इसके लिए बेचना है हमें मांस के लिए बेचना है तो अपना जो टारगेट है वो भी इसमें सफल हो जाएगा, वो सही तरह से उसका ग्रोथ हो जाएगी। तो इसमें हमें ध्यान भी देना है उसका बदियाकरण करना। जैसे 3 से 4 महीने के अंतराल में हम इसको जैसे बदियाकरण इसका कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए जैसे मान लो मार्केट में जैसे मार्केट की डिमांड है उस आधार पे हम इसको तैयार करके भी इसमें हम बेच सकते हैं।
जैसे रिप्लेसमेंट स्टॉक होता है। रिप्लेसमेंट स्टॉक हम किसे बोलते हैं, मान लो अपने पास एक 10-15 बकरी पहले से है और हमें क्या करना है, जैसे कई बार हो जाता है, जैसे बकरे की बात करेंगे, जो इनब्रीडिंग हमने कल देखा था, जैसे इनब्रीडिंग को कम करने के लिए जैसे कई बार समस्या आ जाती है, हम दोबारा उसको 2 साल बाद उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो कई बार समस्या आ जाती है। तो कई बार होता है हमें जैसे सिलेक्शन करके जो भी अपना यानी कि कम जैसे उत्पादन दे रहा है जो स्टॉक है उसको हम साइड में करते हैं, जैसे निकालते हैं। निकालने के बाद उसमें क्या है, हम रिप्लेसमेंट के लिए दूसरे जो भी नए बच्चे तैयार करते हैं अपने फार्म पे ब्रीडिंग के लिए, तो रिप्लेसमेंट स्टॉक भी जो भी अपने पास होगा तो उनका जैसे हमें खिलाना है उस किस आधार पे हम खिला सकते हैं। जैसे अधिकांश बकरियों को और कुछ जैसे बकरों को हम जैसे प्रजनन के लिए अपने फार्म पे रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बकरी रखेंगे और कम से कम उसमें मेल का चयन करके जो भी अच्छा नर होगा उसका हम फार्म पे रखेंगे। तो उसका जैसे फीडिंग को जैसे हमने लगभग जैसे 1 वर्ष की आयु में छोटी नस्लों के लिए हम 15 से लेकर 18 किलो शरीर का वजन जैसे उसका शारीरिक वजन होना चाहिए। और लगभग 1 वर्ष की आयु में यानी कि 1 वर्ष की जो 1 साल की जो भी उसका वजन जैसे आयु होगी उसमें जैसे बड़ी नस्लों की बात करेंगे लगभग 20 से 25 किलो तक हमें उसका वजन होना चाहिए। ऐसे ही स्टॉक को हमें अपने फार्म पे रखना है। यदि वो उस कैटेगरी में नहीं आ रही है तो हम उसको उस समय अपने मांस के लिए या मान लो कोई किसी को और चाहिए तो उसको हम इसमें निकाल के बेच सकते हैं। फिर जैसे वीनिंग के बाद जैसे कई बार हो जाता है हम उनको बच्चों को माँ से अलग करते हैं। माँ से अलग करना यानी कि उसको हम वीनिंग बोलते हैं। तो वीनिंग के बाद कई बार हो जाता है जैसे अच्छा जैसे अपने पास चराने के लिए अच्छी जगह अवेलेबल है जैसे अपने साथ है तो उसमें कोई जैसे सांद्र आहार जैसे हम दाने की बात करते हैं या कॉन्सनट्रेट फीड की बात करते हैं वो देने की अपने आवश्यकता नहीं। हम आप डिसाइड कर सकते हैं अपने पास जैसे चारागाह है उसमें अच्छी घास है लूसन बस्सी में अवेलेबल है तो उसमें कोई अलग से दाना मिश्रण देने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी हमें यहाँ भी हम जैसे उसको कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बाकी लीन पीरियड्स की बात करते हैं, एक होते हैं जैसे 2 पीरियड्स होते हैं यानी कि पीक पीरियड्स बोलते हैं। उस समय अपने अच्छी वर्षा ऋतु जैसे होने की वजह से अपने पास अच्छा चारा अवेलेबल होता है तो हम उसमें पीक पीरियड बोलते हैं। एक लीन पीरियड होता है जहां हमारे पास जैसे जो भी मार्च अप्रैल जैसे जो भी समय रहेगा अपने पास चारा अवेलेबल नहीं होगा कि धूप तेज होती है उसकी वजह से घास से भी जो भी अपने पास चारागाह जो अवेलेबल हो जाता है वो भी सूख जाता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, लीन पीरियड्स में 250 से लेकर 50 ग्राम हम उसको जैसे जो भी कॉन्सनट्रेट फीड है इनको हम जैसे दाने का मिश्रण इनको हम खिला सकते हैं। फिर लगभग उसमें जैसे 70% उसमें टीडीएन होते हैं। तो आप इसमें चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके आधार पे भी हम इसको अपने जो भी रिप्लेसमेंट के लिए हम ब्रीडिंग के लिए जो भी बकरे या बकरी रखेंगे तो इसको हम अच्छी तरह से खिला सकते हैं। जैसे एक तो है जैसे प्रजनन की जो भी अपनी ये रहेगी जैसे प्रजनन पर जैसे पोषण का जो भी है प्रजनन की हम बात करेंगे जो भी जो अपना पोषण रहेगा ये प्रभाव डालता है। क्योंकि हम अच्छे नस्ल का अच्छे इसका जैसे नस्ल का जैसे बेड़ा है बेड़ी है सिलेक्ट कर दी ब्रीडिंग के लिए लेकिन हम सही तरह से उनको पोषण नहीं दिया तो पोषण से भी जैसे इसमें कई बार जैसे समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर अपने पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है इसमें लेकिन हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते क्योंकि अच्छी नस्ल है अच्छी ब्रीड है अच्छा जैसे अपने पास पैसे भी है अपने पास अवेलेबल लेकिन कई बार हो जाता है हम अच्छा प्रबंध नहीं इसमें करते। तो कई बार हो जाता है मुझे सब कुछ पता है मैं तो ऐसे ही करूँगा कई जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं उनके आधार पे मैं मानूंगा नहीं उनकी बात और मैं इस तरह खिलाऊंगा। तो इसमें भी कई समस्या क्योंकि ये होता है अनुसंधान होता है रिसर्च होता है संशोधन किया जाता है। ये नहीं कि ये मेरे मन में बात आ रही है मैं आपको जैसे बोर करने के लिए ऐसे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये भी होता है जैसे प्रबंधन करके हम अच्छे से बकरी पालन इसमें कर सकते हैं क्योंकि जो भी वैज्ञानिक बात होगी जो भी साइंटिफिक जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका होता है तो उसके आधार पे जो रिसर्च किए अपने पास जैसे सिरोही ब्रीड है तो यहाँ पे भी जैसे कुछ ना कुछ अपने रिसर्च चलता है। मान लो छोटे आंवला के पाउडर से लेके अलग अलग की पाउडर जैसे हम इसमें जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हो सके उसके अपने किसानों की जो भी लागत लग रही है उसको हम कम करें क्योंकि उसको छोटी हम आंवला की पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट भी हमें थनेला मस्टाइटिस कंट्रोल में काम में आता है। तो मान लो अपने एक गाय में थनेला की बीमारी आ रही है
वहाँ पे लगभग हमारा 30-40 नुकसान का सीधा लॉस हो रहा है। और एक आपके आंवले की पाउडर है 200-300 रुपए की, 400 रुपए की, वो खिलाने से यदि कई बार उसमें ये होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या उसको कम होती है, तो ये अपने लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आगे जाके अपने गाय, उस वैसे जो गाय होगी, बकरी होगी थनेला वाली, तो उसको एक तो मार्केट में लेंगे नहीं कोई, कितना भी आप कोशिश कर लो उसको बेचने की, वो कोई पहले आके आपके थन चेक करेंगे। क्योंकि ये श्री गंगानगर जो भी अपना एरिया है उसमें आजकल थनेला की समस्या ज़्यादा आ रही है, थनेला की समस्या मेन है इसमें। तो थनेला की वजह से कई किसानों के जैसे डेली 10-12 गाय का फार्म होता है, तो उनका फ़ोन आता है, सर ऐसे ऐसे मैंने किया था और इसमें एक गाय को जैसे थनेला हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी का दूध निकाला, उसी बाड़े में फेंक दिया, वो थनेला के जो भी जीवाणु थे वो दूसरे अच्छी गाय में एक जैसे थन के अंदर गए और वहाँ पे जैसे दूध का वो जो बचा हुआ दूध होता है उसको उन्होंने खा लिया और वहाँ थनेला की समस्या आ गई। अब ये देख लो, सीधे मान लो 8-9 गाय में बीमारी जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये छोटे छोटे नुक्के होते हैं, इसको हम बेस ये करके अपने इस्तेमाल करके कहीं से भी आप जैसे कोशिश कर लो, मान लो यहाँ से नहीं, अलग अलग 3-4 फार्म होते हैं, अपने बकरी फार्म होते हैं, वहाँ पे आप विज़िट कर लो, उनके कई बार हो जाता है इनका फार्म है, इनको पूछ लो क्या क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है, ये जो भी आपको जो जैसे ऊपर से बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसमें साइंटिफिकली और जाऊँगा अंदर तो ये आपके जैसे समझ में भी नहीं आएगी ये बात। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आपको सिंपल तरीके से इसको हमें जैसे समझाया जाए। तो फिर हमने जैसे इसमें प्रजनन का जैसे हमने बात की थी, हम इसमें अच्छा प्रबंधन करेंगे, पोषण का प्रबंधन अच्छा करेंगे, तो इसमें एक तो ओव्यूलेशन दर, जैसे मैंने फ्लशिंग की बात की थी कल, फ्लशिंग यानी कि धीरे धीरे हम 1 महीने के बाद धीरे धीरे इनमें दाना जैसे देना हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे दाना बढ़ाएंगे। तो इसमें देख लो ओव्यूलेशन दर, जैसे ओव्यूलेशन दर बढ़ेगा इसमें। ओव्यूलेशन दर क्या होता है, जो भी वहाँ से जो भी अंडे निकलते हैं, बकरी के अंदर जो अंडे निकलेंगे भ्रूण तैयार होने के लिए, तो इसका दर बढ़ेगा। और मान लो अपने पास लगभग 100 बकरी है और 100 बकरी का जैसे मान लो एक बच्चा पैदा होने वाला है, यदि हम फ्लशिंग में थोड़ा कम कॉस्ट लगा के या थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगा के इनको हम फ्लशिंग करवाते हैं और मान लो हर एक बकरी के पीछे एक बच्चा बढ़ जाता है, तो ये लगभग 100 बच्चे ऐसे ही आपके बढ़ेंगे। मान लो उसमें से पकड़ लो आप, मैं बोल रहा हूँ 100 बकरी नहीं, लेकिन 10 ही बकरी बढ़ जाती है इसमें, 10 ही बकरियों का बढ़ जाएगा तो 10 बच्चे अपने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे वैज्ञानिक ढंग से हम इसको करेंगे तो और इसमें सफलता मिल सकती है हमें। फिर बाकी भ्रूण का अस्तित्व हमें जैसे जो भी अंदर का जो छोटा बच्चा रहेगा हम सही तरह से उसको खिलाएंगे जैसे बकरी को, तो उसका विकास भी सही मायने में हो जाएगा। यदि हम सही तरह से नहीं खिलाएंगे, क्योंकि जब प्रेग्नेंट बकरी रहेगी ज़्यादातर डिमांड रहेगी न्यूट्रिएंट्स की, जो भी हमें उसको पोषक तत्व देने हैं वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट के समय ही ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि उसका खुद का जो मेंटेनेंस करना ही करना पड़ता है, उसका खुद के लिए तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके साथ ही साथ उसको बच्चों के लिए भी वो जैसे न्यूट्रिएंट डाइवर्ट होते हैं, उसको जैसे खिलाने के लिए हम मदद में आते हैं। तो हमें इस समय न्यूट्रिशन का अच्छी तरह से प्रबंधन करना ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर भ्रूण का स्वास्थ्य की बात करेंगे, जैसे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, यदि हम अच्छे से खिलाएंगे उसको तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जैसे अंदर जो विकसनशील जो रेट है उसका वो भी अच्छा रहेगा। फिर बच्चे का वजन की बात करेंगे, आगे जाके अच्छा बच्चा जैसे पैदा हो जाएगा, उसका जो बॉडी वेट है, वजन है, वो अच्छी तरह से तैयार होगा, क्योंकि छोटा बच्चा होगा तो फिर उसमें बीमारी को शिकार बन जाएगा और बीमारियों की वजह से 1-1.5 महीने में उसके मॉर्टेलिटी, निमोनिया जैसे बीमारी लगने के भी इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें जैसे प्रेगनेंसी समय जैसे ज़्यादातर हमें इसका ध्यान देना चाहिए। कि जैसे मैंने फ्लशिंग की कल बात की थी, फ्लशिंग के बारे में बताया था, एक महीने के जैसे 1 महीना हो जाएगा, जैसे ब्रीडिंग हमें करनी है उसके 1 महीने पहले हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दाने का मिश्रण उसको बढ़ाते जाओ, लगभग 500 ग्राम तक 250 से लेकर 500 ग्राम तक उसको बढ़ा के जाओ। और फिर यदि अपने पास हरा चारा है अच्छे उसका लुसन बरसिम का, तो उसको हम उसके साथ भी इसको हम दाने का मिश्रण उसको भेड़ बकरी को खिला सकते हैं। जैसे कई बार होती है जैसे ड्राई जो बकरी होती है, जो दूध देने वाली बकरी नहीं होती, तो उसको हमें खिलाते समय क्या है, उसको जैसे ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं होती, बस ध्यान देना है हमें उसको मेंटेनेंस के, क्योंकि एक होता है दूध देने वाली बकरी है, उसको तो खुद का मेंटेनेंस के लिए तो देना ही देना पड़ता है, जैसे खुद के बॉडी के लिए देनी पड़ती है, प्लस वो जो दूध निकलता है बाहर, दूध जो तैयार होता है वो भी तो कोई पोषक तत्व जैसे लेके ही तैयार होता है। तो दूध देने वाली बकरी को हमें दूध के और उसके आधार पे भी हमें खिलाना पड़ता है।
फिर जैसे सूखी बकरियों को कोई ज़्यादा ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको चारा, जैसे अपने पास चारागाह अच्छा अवेलेबल है तो उसको भी हम जैसे खिला के उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसमें दे सकते हैं। और बाकी नमक और खनिज मिश्रण इसमें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इसमें सूखी बकरी को। और कई बार हो जाता है जैसे सूखी बकरी है, कई बार हो जाता है एक तो सही समय पे जैसे गर्मी में नहीं आ रही है, सही समय से जैसे ब्याते समय कोई इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे जो भी प्रजनन अंग है उसके कई बार बाहर निकलते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमें ध्यान देना चाहिए अपने फार्म पे। तो इस समय क्या कर लो, ऐसे बकरी को एक तो मांस के लिए अपने फार्म से निकालना ही चाहिए, क्योंकि वो जो अपने प्रजनन अंग आने की जो बीमारी बोलते हैं वो ज़्यादातर होती है उसमें अनुवंशिक होती है, जैसे माता से जो भी माता होगी उसकी वजह से उसमें आती है। तो ऐसे जैसे पशुओं को हम उस समय डायग्नोस करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए और उसको सही समय से उसको हमें बाहर ही निकालना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जैसे ध्यान दे के थोड़ा इसका प्रबंधन अच्छी तरह से करनी चाहिए। फिर जो भी अपनी गर्भवती गर्भवती बकरी होगी उस समय जैसे मैंने बताया था ज़्यादातर डिमांड इसमें यहाँ हो जाती है, उसमें जब प्रेग्नेंट होगी तो इस समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि 70 से 80% जो जैसे अंतिम तिहाई जैसे भ्रूण का विकास जो होता है वो लास्ट के जैसे अंतिम 1 तिहाई में हो जाता है, 70 से 80% जो भी विकास होगा। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे इनका 149 दिन 150 दिन का जो भी गर्भकाल है तो उसमें हमें ध्यान देना है अंतिम जो 1 तिहाई होगा उसमें लगभग 70 से 80% जो है भ्रूण का विकास होगा। तो इस समय हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें कोशिश करो जैसे ज़्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आगे जाके उसको कोई इसमें समस्या हो जाए, बैने में समस्या हो जाए, तो इस पर भी हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हो जाता है हम अपर्याप्त खिलाना, यानी कि सही तरह से उनको फीडिंग नहीं देते या पोषण की पूर्ति नहीं कर पाते, तो इनमें कई तरह की जैसे कैल्शियम की मात्रा नहीं होती, कैल्शियम हम देते नहीं उसमें, तो कई बार इसमें समस्या आ जाती है। कई गर्भावस्था में कई बार उसका जैसे भ्रूण का जैसे मरने की जैसे संभावना बढ़ती है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको सही तरह से जैसे साफ़ सुथरा पानी या फिर जो भी है ये जैसे उसको सही समय पे जैसे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हम इसकी डीसीपी की बात करेंगे, जो भी ग्रोइंग है अपने रिप्लेसमेंट स्टॉक है उनके लिए जैसे हम डीसीपी की जैसे प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें 5 से लेकर 6% तक उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। लगभग ये सेम है, बस हमें छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा हमें डीसीपी की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर जैसे मुफ्त विकल्प पे खनिज मिश्रण इनमें प्रदान कर सकते हैं आप, जैसे छोटे छोटे जो मिनरल्स ब्लॉक आते हैं रस्सी से उसको बांध के अपने फार्म पे रखो, बीच बीच में जैसे उनको आदत लगेगी या दीवार के साइड में रखो तो दीवार के साइड में जैसे आके वो बीच बीच में चाटते रहेंगे तो भी ये मिनरल्स की उनको पूर्ति हो जाएंगे। फिर जैसे अच्छा चारा, जैसे ब्राउजिंग की हम बात करेंगे तो यदि हमारे पास अच्छा जैसे चराने के लिए जगह अवेलेबल है तो उसमें हम 200 ग्राम जैसे हम इसको दाना खिला सकते हैं। फिर बाकी उच्च जैसे कई बार हो जाता है अपने दूध देने वाली बकरी होती है, जैसे जमुनापारी की बात करेंगे, जमुनापारी एक अच्छी जैसे सफ़ेद कलर की ये नस्ल होती है। जैसे अपना जो मथुरा जैसे आपने सुना होगा नाम, एक होता है जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जैसे अपना भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, उस पर बस बकरियों पे रिसर्च अनुसंधान किया जाता है। ये अपना मथुरा में स्थित है, मखदूम जैसे एक ठिकान है वहाँ पे, तो मथुरा में स्थित है। तो वहाँ की जो जैसे उन्होंने जमुनापारी ब्रीड रखी है, तो जमुनापारी के जैसे क्या है एक बड़े साइज जैसे बड़े आकार की ब्रीड है और इसके साथ दूध की मात्रा भी इनमें अच्छी है, लगभग 3 किलो 3.5 किलो उसके ऊपर जैसे इसका दूध चला जाता है। तो इसमें भी हम जैसे काम में ले सकते हैं। कई बार जैसे अच्छी जैसे सिलेक्शन किया हुआ है तो 4.5-5 किलो तक भी इसका जैसे दूध चला जाता है। तो उच्च दूध देने वाले जैसे जो भी ये रहेगी तो हमें 250 ग्राम तक जैसे इसमें दाने का मिश्रण देना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ साथ ही इसके मेंटेनेंस के लिए भी इस राशन की आवश्यकता होती है। तो ये अपने पहले तो ये कर लो, इनको अलग अलग कैटेगरी करो और कैटेगरी वाइज इसको खिलाओगे, सही समय पे इनको मैनेज करेंगे तो ये अपना पोषण प्रबंधन जो होगा इसमें हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे इनकी बात करेंगे तो जो भी गर्भधारण की पहली 2 तिहाई जैसे जो भी पोषण है इसमें लगभग 20 से 30% जैसे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो इस समय पे भी हमें जैसे बकरियों के स्थिर स्वास्थ्य जैसे रहने के लिए, जैसे कोई बीमारी ना आने के लिए या उसका मेंटेनेंस होने के लिए पोषक तत्वों की जैसे इसमें आपूर्ति हमें अच्छी तरह से इसमें करनी चाहिए।
जैसे हम ब्रीडिंग के लिए अपने प्रजनन के लिए जो भी बकरा रखेंगे अपने फार्म में, तो पहले तो वो ध्यान दो जैसे 3 से बकरे का जैसे वजनन के जैसे जो भी उसका वजन होगा टोटल बकरे का जैसे आप वजन करोगे, जो भी वजन होगा उससे 3 से 3.5 जो भी प्रतिशत है 3 से लेकर 3.5% पर उसको खिलाया जाना चाहिए। जैसे शरीर जैसे उसका देख लो, अपने दूध देने वाली बकरी की बात करेंगे, हमें 5% के बॉडी पे खिलाना पड़ता है इसमें। जैसे मान लो आपकी 50 किलो की बकरी है तो उसमें हमें 2.5 किलो तक उसको जैसे जो भी सूखा मैटर है ड्राई मैटर है वो देना पड़ता है। लेकिन प्रजनन बकरे की बात करेंगे हम 3 से लेकर 3.5% तक हम इसमें सूखा चारा जैसे सूखा जो पदार्थ होता है वो हम इसमें दे सकते हैं। फिर अच्छी गुणवत्ता का उसमें हम जैसे अपने पास अच्छा फॉडर अवेलेबल है, अच्छा चारा अवेलेबल है, तो हम उसको 400 से लेके 800 ग्राम यानी कि 1 किलो तक हम उसको अच्छा चारा दे के भी उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। जो दलहनी वाली फसल होगी अपनी, तो हम इसमें 1 किलो तक इसमें चारा खिला सकते हैं। और बाकी हम जैसे बिनौले की खल की बात करेंगे तो जो प्रजनन के लिए आप बकरा रखें तो उसमें कोशिश करो उससे, यदि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोशिश करो उसको कम से कम खिलाओ। यदि खिलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यदि अपने पास अवेलेबल ही नहीं है तो इसमें कोशिश कर लो आप जैसे कम से कम खिलाओ इनको। जैसे हम देखेंगे जैसे इसमें तो अपने जैसे दाने का मिश्रण जो मेमने रहेंगे अपने 3 से 12 जैसे अलग अलग हम देखे थे, तो इसमें हम एक इकट्ठा देखेंगे तो पता चलेगा हमें जैसे ज़्यादातर जो प्रजनन और जैसे प्रजनन के समय हम इनको दाने का मिश्रण 400 से लेके 500 ग्राम तक भी इनको हम खिला सकते हैं। बाकी जैसे 300 से 600 लेके जैसे अपने पास कई बार होता है सूखा चारा अवेलेबल है, सूखा घास है या गवार का जैसे अपनी कुट्टी है गवार का जैसे वो निकलता है तो वो है अपने पास, तूड़ी है तो उसको हम जैसे 300 से जैसे आधे किलो तक उसको हम अपने जो भी बकरों ब्रीडिंग के लिए प्रजनन के लिए जो भी बकरे रखेंगे उनको हम खिला सकते हैं। और हरे चारे की बात करेंगे लगभग 1 से 3 किलो तक हम इनमें अच्छे, यदि अच्छा चारा अपने पास अवेलेबल है उसको हम 1 से 3 किलो तक इसको खिला सकते हैं। जैसे एक होता है फीड का जो यदि हम बदलाव करना चाहते हैं तो कई बार हो जाता है, ये जो अपना खरीफ वाला सीज़न चल रहा है कि अपने पास हो सकता है अपने पास जवार अवेलेबल हो या मक्की अवेलेबल हो, ये होता है अपने पास जैसे छोटा छोटा जैसे खरीफ में जैसे जो भी अपनी ये वाली अनाज वाली फसल है उनका चारा अवेलेबल होता है अपने पास। तो हम क्या करते हैं, मान लो आज मक्की खिला रहे हैं तो अपने पास मान लो ये अब सितंबर का महीना है या अक्टूबर का महीना है, नवंबर में या दिसंबर में अपने पास मान लो रिचका या वो लगाते हैं लूसन बरसिम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं तो इसको अचानक बदलाव करते हैं फीड में। तो उसको मक्की या जवार देते हुए होते थे और उसको अचानक उसको जो दलहनी वाली फसल का चारा दे देते, कई बार अलग सा कोई फीड होता है उसको हम इकट्ठा देते हैं। तो अचानक बदलाव के कारण क्या होता है, कई बार इनमें समस्या हो जाती है, जैसे इनमें पेट फूलना, ब्लोट हो जाना या कई बार हो जाना, इसमें छोटे बच्चे होंगे उनमें दस्त भी लग जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि हम बदलाव करेंगे फीड में कोई भी बदलाव करेंगे, जैसे कई बार होता है साइलेज खिला रहे होते हैं जैसे लीन पीरियड में, तो जैसे अपने पास पीक पीरियड आता है तो हरा घास अवेलेबल होता है, हरा घास हम ज़्यादा देते हैं। तो कोई भी हमें बदलाव करना है वो छोटा छोटा बदलाव करो, ये नहीं कि अचानक 2 किलो खिलाना है तो हमने अचानक इकट्ठा 2 किलो खिलाया, तो उसको क्या कर लो जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे 500 ग्राम या 250 ग्राम करके थोड़ा थोड़ा खिलाओ। तो इससे क्या होगा, कई बार जो ब्लोट वाली जो भी समस्या आएगी वो भी हम इसमें कम कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे रूमेन जैसे बात करेंगे रूमेन की, इसमें जीवाणु अच्छी तरह से रखने के लिए हम लस्सी या दही भी इसमें अपने छोटे बच्चों के लिए है या इनमें हम पिला सकते हैं, उसकी वजह से जैसे उनकी रूमेन का भी विकास होगा। फिर प्रत्येक दिन जैसे एक ही समय खिलाओ, ये नहीं कि 10 बजे चारा डाला था फिर 3 बजे जाके डाल दें, ये एक समय आप रखो उसी समय पे खिलाओ, क्योंकि ज़्यादातर ये हार्मोनल उनका सिस्टम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम अलग अलग समय पे खिलाएंगे, आज 9 बजे डाल रहे हैं, कल जाके हम 1:30 बजे डाला, परसों जाके 1:30 बजे डालोगे, ऐसा मत करो। एक समय रखो, मान लो 10 बजे हम सुबह खिला रहे हैं तो 10 बजे ही डेली उनको चारा जाना ही जाना चाहिए। और मान लो शाम की बात करेंगे 6:30, 7, 8 बजे जो भी खिला रहे तो कोशिश करो उसी समय पे उनको चारा दे दो, ये नहीं कि उसमें बदलाव कर लो। तो कई बार हो जाता है उसकी वजह से भी दिक्कतें पैदा हो जाती है कि प्रतिदिन जैसे इनको कोशिश कर लो 2 बार हम जैसे अलग अलग समय पे इनको खिलाना चाहिए। मान लो 3 बार पॉसिबल नहीं तो 2 बार जैसे सुबह जैसे शाम को एक टाइम अपना फिक्स करो, उसी समय हमें इनको दाना देना चाहिए। फिर जैसे कई बार हो जाते हैं जैसे पिक के जैसे अपना मान लो अच्छा जैसे अपने पास चारा अवेलेबल है तो कई बार उसमें जैसे अपने जो बढ़ते हुए फसल होती है तो उसमें कई बार हो जाता है, मान लो अपने जवार लगाई
तो कई बार हो जाता है जवार इतनी इतनी खूंटें निकलती है छोटी छोटी, तो उसमें क्या हो जाता है हम ध्यान नहीं जाते और पूरे भेड़ बकरी को उसमें चराने के लिए छोड़ते हैं। तो जवार में क्या होता है, एक हाइड्रोसाइनिक एसिड नाम का एक आम्ल होता है, वो जो छोटी रहेगी जैसे जवार, या कई बार हो जाता है जैसे अपने पहले तो काट दिया था उसको, और जवार कई बार हो जाता है रटूनिंग के लिए रखते हैं, यानी कि मान लो कटाई करने के बाद फिर से हम पानी देके उसको उगाते हैं, तो उसको रटूनिंग बोलते हैं। कई बार हो जाता है रटूनिंग के लिए हम जवार रखेंगे, तो आगे जाके क्या होगा, यदि हम वो छोटे छोटे खूंट खिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, या कई बार हो जाता है बारिश नहीं होती, जैसे जवार तो काटी हुई होती है, बारिश नहीं होती, अपने वो चराने के लिए छोड़ते हैं, तो उसमें एक हाइड्रोसाइनिक एसिड नाम का अम्ल तैयार होता है, और ये हाइड्रोसाइनिक एसिड जो अम्ल है उसकी वजह से भी इनमें जैसे पॉइजनिंग हो जाता है। भेड़ बकरियों में जैसे कौन से भी पशुओं की बात करेंगे तो उस पॉइजनिंग की वजह से क्या है, कई बार भेड़ बकरी जो भी है ये इकट्ठा, मान लो आपका 100-150 का फार्म है, वो कई बार हो जाता है पॉइजनिंग ज़्यादा हो गया, 30-40 बकरी एक इकट्ठा मरी हुई। आप देखोगे मेरे पास जैसे फ़ोन भी आते हैं किसानों से, ऐसे ऐसी समस्या थी और जैसे हमने इकट्ठा छोड़ी थी और वो जवार के छोटे छोटे खूंट खा लिए उसने, तो ये हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है उसमें, और उसकी वजह से भी इनमें पॉइजनिंग होता है। तो कोशिश करो ऐसे समय जैसे कोशिश करो कि को अच्छी तरह से, जैसे मान लो जवार के जैसे खूंट निकल रहे हैं, छोटे छोटे बूटे हैं, जैसे फसल है, तो उस समय इनको छोड़ो ही मत, क्योंकि कई बार हो जाता है हमें लगता है वो चारे के रूप में ये हो जाएगा, अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इकट्ठा अपनी 30-40 बकरी इसमें चली जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करो ऐसे खूंट पे हमें उनको बकरियों को खिलाना नहीं चाहिए। अब सही समय पे जैसे बड़ी हो जाएगी, उसको फूले लगने चालू हो जाएंगे, तो उस समय हम काट के उसको कुट्टी करके अपने बकरियों को अच्छी तरह खिला सकते हैं। एक बात आती है इसमें पानी की, हम जैसे पानी पिलाने के लिए कई बार लेके जाते हैं, अब तो अपने यहाँ कनाल सिस्टम है, खले चलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती। तो कई बार हो जाता है तालाब का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, क्लोराइड है, नाइट्राइट है, तो उसकी लेवल उसमें बढ़ी हुई होती है। तो नॉर्मली तो अपने दिखने में वो तो पानी हमें साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन कई बार हो जाता है हम पूरे भेड़ बकरी अपने पानी पिलाने के लिए उसमें छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से इसमें पॉइजनिंग हो जाता है, तो नाइट्राइट पॉइजनिंग बोलते हैं। कई बार उसमें भी जैसे कई बार आप देखोगे जैसे आँखों का जैसे पूरा नीले हो जाना, तो ये भी समस्या कई बार आ जाती है इकट्ठा। जैसे आपने न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में भी जैसे अपने इस तरह के जैसे न्यूज़ को पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे बकरी पालक था, उसने वो पानी के लिए लेके गए और उसमें 10 एक बकरी जैसे उसमें मर गई। तो इसमें हमें छोटी छोटी ही बातें होती है, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है। कई बार हो जाता है इस पॉइजनिंग की वजह से भी अपने समस्या खड़ी हो जाती है, तो इसमें हम कोशिश कर लो कि उसको जो भी पानी अपने पास अवेलेबल है वो साफ़ सुथरा हो, जैसे दिन भर उसका सही तरह से हमें इसको पिलाना चाहिए। और बाकी जवार जैसे ही अलग अलग, जैसे सरसों की बात करेंगे, इसमें भी कोई टॉक्सिक फैक्टर होते हैं, तो उसको भी जैसे हम दे रहे खली के रूप में उसका रूपांतर जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी कोशिश कर लो कम से कम उसको देने का ये होना चाहिए इसमें। जैसे हमने पूरा पोषण के बारे में जैसे जानकारी ले ली है, तो इसमें एक तो है जैसे पशुओं की पोषण संबंधी जो भी ज़रूरतों को जैसे हमने पहले पहचान लेना चाहिए। जैसे मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया आपको, छोटे बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, जो ग्रोइंग स्टेज में आएंगे, ग्रोवर होंगे, उनको कैसे खिलाना है। फिर जैसे अपना रिप्लेसमेंट स्टॉक होगा, ड्राई बकरी होगी या प्रेग्नेंट बकरे या प्रेग्नेंट बकरा होगा, उनको कैसे खिलाना चाहिए। तो कई बार हो जाता है जैसे हम सही तरह से इनके जो भी ज़रूरत है उसकी बकरी की पहचान लो। मान लो कई बार हो जाता है प्रेग्नेंट बकरी को जो दे रहे हैं वही हम ड्राई बकरी को खिला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अपनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो कोशिश कर लो जो भी इसकी डिमांड है, नीड है, उसी के आधार पे पहले तो ज़रूरतों को हम पहचान लो और उसके आधार पे अपना जो भी शेड्यूल है वो उसको बनाने की इसमें कोशिश कर लो। फिर पशु आवश्यकताओं को जैसे फीड के पोषक मूल्य के साथ मिलान करें, जो भी अपने पास फीड अवेलेबल है उसको देख लो, उसमें जैसे इतना अपने पशुओं को इतना प्रोटीन चाहिए, इतना जो भी है वो चाहिए, वो सही तरह से उसमें है। जैसे कई बार हो जाता है मार्केट से लोगे तो उसमें कई बार हमें पता चलेगा उसमें कम आ रहे हैं, तो कोशिश कर लो उसको मिलान करें। और एक होता है जैसे जो भी अपने फसल होगी, जो भी चारे के लिए हम जो भी फसल लगाएंगे, तो उसको सही तरह से अच्छी वैरायटी, जैसे पहले तो अच्छी वैरायटी का इस्तेमाल कर लो। अच्छी वैरायटी इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा अपने लिए। तो ज़्यादा उत्पादन की वजह से अपने चारा अपने साल भर जैसे उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये पहले तो ये कर लो, और उसके साथ फिर क्या करना है हमें, अच्छा जैसे इसमें जो भी चारा अपने अवेलेबल है उसका हमें खिलाते समय जैसे अच्छा प्रबंधन कर लो, कैटेगरी वाइज अलग अलग इनको खिला दो। और इसके साथ हमें खनिज मिश्रण जो भी है अपने मिनरल्स है उनकी हमें पूर्ति करनी चाहिए।
तो इसमें जैसे अपने पोषण का जैसे इसमें कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे कि अपने जो भी अपना पुआल होगा, धान की पुआल होगा, उसको यूरिया की ट्रीटमेंट जैसे ज़्यादातर आपको पता होगा, फिर भी मैं जैसे कोशिश करूँगा इसको थोड़ी बहुत जैसे इसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो इसमें जैसे यूरिया का जो भी जैसे यूरिया की ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए, कितना यूरिया उसमें मिलाना है, क्योंकि यूरिया का भी हम जैसे प्रोटीन की रूप में जैसे जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस फूडस्टफ बोलते हैं, तो यूरिया का भी हम कुछ लेवल पे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो वही होता है फिर नाइट्रेट की जैसे पॉइजनिंग होगी। तो हम कुछ लेवल तक इसमें यूरिया भी मिला सकते हैं। तो यूरिया के जैसे पानी का मिश्रण बना के हम पुआल को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, और उसको हम जैसे कई बार हो जाता है अपनी कनक की बात करेंगे, या जो अपना ये होता है जैसे धान का जो भी ये होगा, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो प्रोटीन की मात्रा उसमें कम होती है, यानी कि लगभग 0% होती है, 0% होती है। तो इसको हम 1%, 2% पे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हम इसमें जानकारी लेंगे। हमें जैसे समय मिलेगा तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जैसे इसमें देखेंगे। एक है अजोला कैसे तैयार करना है, उसके बारे में देखेंगे। फिर साइलेज कैसे बनाना है, वो भी हम थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे। और यदि जैसे समय के साथ हम उसमें कैलकुलेशन भी करेंगे, अपने पास ये दाना अवेलेबल है, ये चारा है, तो इसको हम जैसे इतना खिलाना है, तो उसको कैसे हम उसको मैच कर सकते हैं। तो जैसे कोई जैसे अब जो भी आपको समस्या है, जैसे आपने कल देखा था प्रजनन देखा था, आज का हमने पोषण देखा, इसके बारे में जो भी आपकी समस्या है आप जैसे आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी समस्या है आपको अब तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। किसमें बकरे में नहीं, इसमें तो ये होती है जैसे बकरों में ज़्यादातर समस्या होती है। जैसे कितने बात है ये बताइए, नहीं आप बात है अब आपसे सारा जमींदार है, ज्वार जब 45 बताई बात सही है, सारी बात मेरी सुनो। ज्वार ऊपर चीज है, वस्तु खा दे तो वो तो खा दे, वो तो मछली कोई बात है कि बकरी जो जानवर छोटा है